ओके, शुरू कर रहे हैं हम आज चैप्टर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट। आज से हम जो भी पढ़ने वाले हैं बेटा वो आपकी फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स में उनके बेसिस पे सब कुछ आगे चलने वाला है। तो बहुत जगह ऐसी होंगी जहां मैं बहुत ओवर इलेबोरेशन में नहीं जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको वो सारी बातें क्लिक करेंगी डायरेक्टली कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं बेस बना चुका हूं आपका। अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्स कर रहे हैं तो हम एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ने वाले हैं, विच मींस मैं समझाने को तो आपको एक एक चीज को बहुत गहराई में समझा दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं जितनी ज्यादा गहराई में समझाऊंगा जो बात मैं 4 से 5 मिनट में बोल के खत्म कर सकता हूं और याद भी करवा सकता हूं आपको, उस बात को एक रेगुलर कोर्स में मैं 20 से 25 मिनट लेता हूं, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स मोर। जिसकी वजह से एक चैप्टर जो मेरा शायद 3 घंटे में खत्म हो सकता है वो ऑलमोस्ट 8 घंटे में खत्म होगा इन अ रेगुलर कोर्स। रेगुलर कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें करवाई जाती हैं, ये फास्ट ट्रैक कोर्स है तो बहुत जगह पे आपको अपनी अटेंशन बहुत क्लीन रखनी पड़ेगी, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो। हाँ, आपको अगर मुश्किल लगा कहीं पे आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, वहीं पे आपके पास व्यूज सफिशिएंट अवेलेबल हैं, आप रिवाइंड करके देखिए मल्टीपल टाइम्स, टोटली फाइन। बट इन द फर्स्ट प्लेस आई विल सजेस्ट बहुत फोकस्ड रहना। जितना फोकस्ड रहोगे उतनी जल्दी सिलेबस खत्म कर सकोगे और उतना स्मार्टली मेरे साथ एक एक टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ समझ नहीं पाओगे, साथ के साथ रिटेन कर पाओगे, सिस्टमैटिक वे में फिर रिविजन्स कर पाओगे। एंड रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी में फोटोग्राफिक मेमोरी लेवल पे ले जाऊंगा। आप पेपर में जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं अपने दिमाग में बुक खोल के, आपको टोटली ये फीलिंग आएगी। उस लेवल पे हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो अभी से हम पहले टॉपिक से पढ़ाई शुरू जो करेंगे उसमें मैं इलेबोरेशन नहीं करने वाला हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे, क्योंकि मैं कर सकता हूं, मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं, बट दैट इज समथिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद फर्स्ट थिंग। चलिए बेटा, 1 कीवर्ड 1 टॉपिक। पहला टॉपिक ऑडिट डेफिनेशन। ऑडिट डेफिनेशन का क्या है कीवर्ड? 6FI। सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ऑफ एन एंटिटी। कौन सी एंटिटी? प्रॉफिट ओरिएंटेड या ना, साइज या लीगल फॉर्म, तीनों में से कुछ भी नहीं मैटर करता। पर्पस क्या है? जहां पे ये पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है उसका पर्पस क्या है? टू एनेबल एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। Audit is a systematic independent examination of financial information, whether of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion. खत्म। अगला सेटिस्फेक्शन कहता है इस प्रोसेस से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन होनी जरूरी है। किस बात की सेटिस्फेक्शन होनी जरूरी है बेटा? सेटिस्फेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऊपर हमने क्या कहा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब शुरू से लेके डॉक्यूमेंट्स जब क्रिएट होते हैं, बिल्स जनरेट होते हैं, बिल्स जनरेट होने से, एंट्री जाने से, लेजर से, ट्रायल बैलेंस से, फाइनल अकाउंट्स बनना, ये पूरा प्रोसेस अपने आप में क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी है उससे रिलेटेड बात की जा रही है। कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टीमेट आउटकम किसके लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए। मिसलीड कभी भी ना करे। मिसलीड नहीं करेगा कब? जब मैं चेक करूंगा एज एन ऑडिटर। मैंने क्या चेक करना है? मेरे को सेटिस्फेक्शन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब शुरू से लास्ट। तो पहली बात, एंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो दिखती है? एंट्री। फाइनल अकाउंट्स बने किससे? एंट्रीज फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंट्रीज फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहली बात, अकाउंट्स कहां से बने? एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन से अकाउंट्स बने बेटा? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स किससे बने? एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और एंट्रीज कहां से बनी? डॉक्यूमेंट से। तो एंट्रीज सपोर्टेड बाय साई होनी चाहिए। एंट्रीज एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय साई। क्लियर? दो बातें, अकाउंट्स, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन से अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स। एंट्रीज सपोर्टेड बाय एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय साई, यानी डॉक्यूमेंट्स। अब एंट्रीज जब आई गई तो एंट्रीज कैसे कैसे कहता होनी चाहिए? दो बातें, एक कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई एंट्री जो कभी की नहीं थी वो स्टेटमेंट्स में जानी नहीं चाहिए, यानी फेक
अमाउंट कोई नहीं जाएगा वहां पे। नन ओमिटेड इन कंपाइलेशन, और नथिंग जो है ही नहीं फाउंड प्लेस इन स्टेटमेंट्स। तीन बातें पूरी। ये सारी बात क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अब एक्चुअली ट्रू एंड फेयर कब होगी और मिसलीड कब नहीं करेगी? जब क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होगी। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस का मतलब सब कुछ जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा है, एफआरएफ के मुताबिक, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर लॉ। मतलब क्या किया आपने? सीडीडी किया। सीडीडी मतलब इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट सही तरह करने का मतलब क्या है? अमाउंट्स को सही रिप्रेजेंट करना, क्योंकि बात तो सारी की सारी है किसकी? पैसे की। पैसा ही तो दिखा रहे हैं इन वेरियस फॉर्म्स, इन वेरियस अकाउंट फॉर्म्स, वेरियस नेम्स, ठीक है ना? तो अमाउंट्स क्या होने चाहिए? सीडीडी, सी डी डी, इन कन्फर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होने चाहिए। लास्ट बात, जब सारा कुछ ही आप कह रहे हो ठीक है, तो मतलब क्या बना? स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर। किस बात की? दो ही चीजें होती हैं, एक ऑपरेशनल रिजल्ट और दूसरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बात खत्म। खत्म। जल्दी से देखो दोबारा। 6FI, systematic independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion. बात खत्म। Satisfaction, पर्सन जो कंडक्ट कर रहा है क्या टास्क ऑफ ऑडिट, किस चीज को केयर करेगा? इस बात की केयर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीड नहीं कर रही हैं किसी को भी। इसके लिए वो सेटिस्फाई करेगा अपने आप को। किस चीज के लिए? अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होने चाहिए? ड्रॉन अप with reference to entries in the books of accounts. दूसरी बात, entries adequately supported by SAI. तीसरी बात, entries omit नहीं होनी चाहिए in final compilation process. Entries, nothing that is not there in the final books of accounts should find its place in financial statements or final accounts. Information conveyed क्या होनी चाहिए? Clear and unambiguous, जिसका मतलब क्या है? Amount सारे CDD होने चाहिए, classified, described और disclosed. ठीक। फिर इसका मतलब ही क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। खत्म टॉपिक। दो टॉपिक, दो कीवर्ड्स, पहले का 6FI, दूसरे का अकाउंट्स। अकाउंट से सारी लड़ी हमने समझी। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव का कीवर्ड हमारा जो है बेटा क्या है? रेयर क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस देना और रिपोर्टिंग करना। बस दो चीजें करनी है एक ऑडिटर को, रीजनेबल एश्योरेंस देनी है और रिपोर्टिंग करनी है। रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज की? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हैं, मतलब क्या वो करेगा इनको फ्री? नहीं, वो इनको फ्री नहीं करेगा। वो बताना चाहता है कि फ्री है या नहीं है, इस पे ओपिनियन देना, वेदर दे आर फ्री और नॉट। एक बात। दूसरी बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है या नहीं, कौन सी मिस स्टेटमेंट्स की वजह से हो सकता है? फ्रॉड एरर, वो हमें हमेशा से ही पता है। पर्पस क्या है? इनेबलिंग एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। पर्पस तो यही है ना अल्टीमेटली ऑडिट का, कि वो ऑडिट करेगा तो ओपिनियन देगा। ओपिनियन दे क्या रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। इसका ऑब्वियस उल्टा मतलब क्या है? कि इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाई गई है। दैट्स पॉइंट 1। दूसरी बात, रिपोर्ट करेगा किस चीज को बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। रिपोर्ट क्रिएट करेगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कम्युनिकेट करेगा एज पर स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स कौन से? ऐसे 700 सीरीज। और उसमें लिखेगा क्या? अपनी फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स के बेसिस पे रिपोर्ट करेगा। मतलब क्या है? ये फाइंडिंग्स जो कर रहा है रिपोर्टिंग, सॉरी, ये फाइंडिंग्स जो ये रिपोर्ट कर रहा है, ये बाकी स्टैंडर्ड्स हैं, ऑल स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट 700 सीरीज। ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जितने भी आप प्रोसीजर्स लगा चुके हो, उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, ऑडिट एविडेंस मिले, कंक्लूजन्स ड्रॉ किए और ओपिनियन बनेगा। तो दो चीजें। और उस ओपिनियन को करेगा क्या? रिपोर्ट करेगा। कम्युनिकेट किसके मुताबिक करेगा? स्टैंडर्ड्स, ऐसे 700 सीरीज। किन चीजों को? जो फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन्स है उसकी, कौन से? बाकी सारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। दो बातें खत्म हुई। पहली बात, रेयर में क्या क्या आ गया? रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, फ्रॉड एरर्स, ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के मुताबिक बनी हुई है। दूसरी बात, रिपोर्ट करेगा किन पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। क्या करेगा? कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड्स। फिर तीसरी, इन अकॉर्डेंस विद ऑडिट फाइंडिंग्स, बाकी जो कंक्लूजन्स निकले। एक बात। दूसरी बात क्या थी? रेयर। अब रेयर इंस्टांस क्या है? कि आपके ऊपर कोई क्वालिफिकेशंस आ गई, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस आ गई, कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए।
अगर रिस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्टेंट्स, लिमिटेशंस आएंगी तो क्या होंगी सिचुएशन? अगर मटेरियलिटी क्रॉस हो गई तो हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, तो कौन सा देंगे? ऐसे केसेस में स्टैंडर्ड कहता है कि आपको क्या देना पड़ेगा? क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर मटेरियलिटी क्रॉस कर गई है। और अगर परवेसिवनेस भी क्रॉस कर गई है तो क्या दोगे? उस केस में डिस्क्लेमर दोगे। तो अगली बात, रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्यों? क्योंकि अनक्वालिफाइड ओपिनियन देने की कैपेबिलिटी जो है, एबिलिटी जो है, इंपेयर हो गई है। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन लग गई है। इन सच सर्कमस्टांसेस फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग टू द इंटेंडेड यूजर, कि ऑब्वियसली रिपोर्ट तो दोगे ही ना, रिपोर्टिंग तो करनी है। वो रिपोर्टिंग करने के लिए क्या करोगे? डिस्क्लेम करोगे ओपिनियन या विड्रॉ करोगे फ्रॉम एंगेजमेंट जहां लॉ परमिट करता है। लॉ परमिट करता है मतलब कहीं कहीं लॉ कहता है कि आपको ओपिनियन देना है, आप ओपिनियन दीजिए। अगर आपको फिर भी परेशानी आ रही है, आप हमें बताइए, हम आपके साथ जो है अथॉरिटी आपको देंगे कि आपको परेशानी ना हो। तो विड्रॉल तब किया जाता है जब बिल्कुल ही कंडीशन ऐसी हो जाए कि इन्फ्लुएंस आ गया है, बहुत प्रेशर हो रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको विड्रॉ ही करना सिर्फ एक ऑप्शन समझ आ रहा है। अदरवाइज आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं जब लिमिटेशन आई है, क्योंकि ऑडिटर आपको अपॉइंट किया गया है। स्कोप ऑफ एन ऑडिट, स्कोप ऑफ एन ऑडिट के बीच में कहता है सारी चीजों के ऊपर काम किया जाएगा, ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। कौन से एस्पेक्ट्स? क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ चेक कर डालोगे, सारे ऑपरेशंस? नो, ओनली दोज एस्पेक्ट्स दैट आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनका ऑडिट किया जा रहा है। यानी होल्डिंग कंपनी है तो होल्डिंग के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। उसकी सारी सब्सिडरीज, अगर स्टैंड अलोन स्टेटमेंट का आप ऑडिट कर रहे हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में सिर्फ स्टैंड अलोन का ही आपको जो है रेलेवेंस चाहिए। उस रेलेवेंस से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो कोई सब्सिडरी के साथ हुई है तो वो इंफॉर्मेशन हम देख लेंगे, बट हम सब्सिडरी के अकाउंट्स जाके नहीं खोलेंगे। वो तब खोलेंगे जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना है, यानी रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, पहली बात, ऑडिट जब कंडक्ट किया जा रहा है तो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना जरूरी है एडिक्वेटली, जो रेलेवेंट है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरी बात, आपको चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड अंडरलाइंग जो रिकॉर्ड्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलायबल एंड सफिशिएंट हैं कि नहीं। दो वर्ड आए, पहला वर्ड इसका सच्ची हमने आपको बताया नहीं, इसका ऑल एस्पेक्ट्स आपका कीवर्ड है। ऑल एस्पेक्ट्स कहता है सब कुछ कवर करो, तो सब कुछ कवर करने में अब सिचुएशन हम ऑडिट प्रोसेस के मुताबिक चलेंगे। ऑडिट प्रोसेस कहता है सबसे पहले आपको चेक करना होता है कंट्रोल्स, कंट्रोल सही हैं कि नहीं। अगर कंट्रोल सही है तो इसका मतलब क्या है बेटा? रिलायबल है आपका डेटा जिस पे आपको काम करना है। तो वो रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से पता चलेगी? जब कंट्रोल्स की चेकिंग पूरी तरह कर लोगे। तो फर्स्ट इंस्टांस जो आपको करना जरूरी है वो है रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, उसे चेक करना। फॉर्म एन ओपिनियन, ऑडिट कर रहे हो तो क्या करोगे? ओपिनियन बनाओगे ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रीजनेबली सेटिस्फाई होना जरूरी है, किस चीज के लिए? कि इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर सोर्स डेटा में, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर सोर्स डेटा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब परचेज बिल जो है अल्टीमेट, वो परचेज बिल से एंट्री आई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ये डायरेक्ट डॉक्यूमेंट है। इससे रिलेटेड और ट्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? कि परचेज बिल तो नकली भी हो सकता है। अब उससे प्रूव करने के लिए कि ये वाकई वैलिड है सारा, हमने बात की थी परचेज प्रोसेस शुरू होता है, रिक्वेजिशन आती है, टेंडर कॉल किए जाते हैं, टेंडर रिसीव होते हैं, फिर टेंडर रिसीव होने पे एक सिलेक्ट करके उसको हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, परचेज ऑर्डर देते हैं, फिर वो अपना इनवॉइस लगा के हमें सामान भेजता है, साथ में जीआर लगा के भेजता है, गेट पास पे चेक होता है, गेट की एंट्री होती है, फिर उसके बाद क्वालिटी चेक की जाती है, फिर रिव्यूअर उसको वेयर हाउस में रखवाता है, कस्टोडियन के डॉक्यूमेंट्स में भी एडिशन होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है? अदर सोर्स डेटा। मतलब ओपिनियन फॉर्म करते हैं ऑडिटर को रीजनेबली सेटिस्फाई होना जरूरी है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कहां से, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डॉक्यूमेंट, ये क्या है? रिलायबल एंड सफिशिएंट है। रिलायबल मैंने बताया कि आपको वैलिडेशंस वगैरह पे विश्वास होना चाहिए, रिलायबिलिटी फैक्टर उससे आता है। सफिशिएंस का मतलब जो मैंने बताया सारे डॉक्यूमेंट्स, एक पार्ट फ्रॉम वन, उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी और हैं, एज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन ओपिनियन को फॉर्म करते हुए, जो ओपिनियन की बात कर रहे हैं, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, इस ओपिनियन को फॉर्म करते हुए क्या कहता है? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है? प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है। सीडीडी हमने बात की थी ना कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए अप्रोप्रिएटली, जिसका क्लीन मतलब क्या है? क्लासिफाई भी की, डिस्क्लोज भी की और डिस्क्राइब भी की। प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट चाहिए। पहले वाले में कहा सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करो,
सारी इंफॉर्मेशन अगर कैप्चर कर लिया और रिलायबल और सफिशिएंट है तो प्लीज उसे डिस्क्लोज भी करो सिस्टमैटिक वे में, फ्रेमवर्क जैसे डिफाइन किया है वैसे। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट थी। अब इस डिस्क्लोजर के बाद क्या कहता है, रिलायबली और रिलायबल एंड सफिशिएंट है, ये यहां से पता चलेगा। डिस्क्लोजर है, ये यहां से पता चलेगा। रिलायबल सफिशिएंट 2 बातों से पता चलता है। पहली बात, अंडरस्टैंड करना A6 को। A6 क्या है बेटा? अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल्स। A6 को आप स्टडी एंड इवेल्युएट करोगे। वो हमने बात की है प्रोसेस में कि हम पहले कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, सारे अकाउंटिंग सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की, ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की, सभी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग लेने के पर्पस क्या है? ताकि हम चेक कर सकें कि ऑर्गेनाइजेशन किस कंडीशन में, ROMM किस लेवल पे है। ROMM चेक करने के लिए कंट्रोल्स चेक करने पड़ेंगे। तो कहते हैं फर्दर क्या करो? टेस्ट करो, इंक्वायरीज करो, वेरिफिकेशंस करो। इससे क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स अच्छे हैं तो रिलायबिलिटी है, कंट्रोल्स अच्छे नहीं है तो रिलायबिलिटी नहीं है। अब डिस्क्लोजर से रिलेटेड 2 बातें कहता है कि डिस्क्लोजर सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? तो डिस्क्लोजर का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि प्रेजेंटेशन सही हुई है। इसका मतलब है जो हमने सेटिस्फेक्शन वाली बात की थी सेकंड लास्ट, इससे पिछले टॉपिक में, कि सारी एंट्रीज आनी चाहिए। एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन एंट्रीज से बने हैं, और इंफॉर्मेशन जो कैप्चर हुई है वो सारी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई हैं। सारी की सारी एंट्रीज, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई है, गलत एंट्री आई नहीं है, क्लियरली डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड और क्या है? क्लासिफाइड। वही बात यहां पे आ गई। कंपेयर करेंगे किसको बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। किससे? अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अदर सोर्स डेटा। ये वाली बात कहां पे आई ऑलरेडी? ये वाली बात सर ऊपर आ चुकी है। एज इट इज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली वेदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज, बिल्कुल वही बात इसने यहां बोल दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा टू वेदर प्रॉपर्ली समराइज की गई है कि नहीं। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को समराइज करता है कि नहीं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को समराइज करने का मतलब क्या है? जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई और जितने भी इवेंट्स हुए थ्रू आउट द ईयर, P&L में जितनी बातें आ रही हैं वो सारी निकल के, सारी ट्रांजैक्शंस P&L और बैलेंस शीट में दिखाई दे रही हैं। फिर अगली बात, जजमेंट्स क्रिएट की गई थी बाय मैनेजमेंट, मल्टीपल जजमेंट्स ऑफ पॉलिसीज जो लगानी थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो लगाने थे, फीफो लिफो लगाना था, मार्केट वैल्यू NRV इंपॉर्टेंटली लगाना था, SLM WDV लगाना था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूशन, मल्टीपल चीजों में जजमेंट लगाई है प्रोविजंस लगाने में। ये सारी जजमेंट्स जो है इनसे रिलेटेड कहता है मैनेजमेंट को 3 चीजें करने की जरूरत है। कंसीडरिंग द जजमेंट्स दैट मैनेजमेंट हैज मेड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 3 चीजें करेगा। असेस करेगा क्लासिफिकेशन सही की है सारी की सारी, सॉरी पहला जो है पॉइंट वो क्या है? कंसिस्टेंट की है। सिलेक्शन और एप्लीकेशन जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर की है। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई सही तरह से किया गया है। तीसरी बात, डिस्क्लोजर प्रॉपर दिए गए हैं। लो बेटा, कंपेयर करना और जजमेंट्स को चेक करना। जजमेंट्स में 3 बातें, सिलेक्शन, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर। ऑडिटर असेस कर रहा है रिलायबिलिटी को, पहले के 3 पॉइंट की इलेबोरेशन हो रही है। रिलायबिलिटी को असेस कर रहा है मतलब स्टडी एंड इवेल्युएट कर रहा है और अदर टेस्ट कर रहा है। ठीक है सर, 2 बातें। अब कहता है जो कुछ रेलेवेंट था वो तो चेक कर लिया, बट कई चीजें ऐसी हैं जिसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप मुझे इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे हो या दे पा नहीं रहे हो। ये दोनों काम मैं नहीं करूंगा। ये दोनों काम के रिलेटेड मैं 2 बातें और बताना चाहता हूं कि मैं क्या क्या स्कोप में अपने कंसिडर कर रहा हूं। कोई भी ऐसा काम जो मेरी कंपिटेंस से बाहर है, जो एक एक्सपर्ट चेक कर सकता है, जिसकी बातें मैं नहीं देख सकता। कोई भी ऐसी वैल्यूशन जो मुझे करनी है, मुझे नहीं आती है, डायमंड की या किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल की, किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल की, मुझे नहीं पता, एक्सपर्ट हायर करूंगा। ठीक है, ऐसी चीजों में मैं नहीं पंगा ले रहा। फिजिकल कंडीशन किसी एसेट की मैं नहीं बता सकता एक केमिकल को देख के ये एक्चुअली सही कंडीशन में है कि नहीं है, ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो यानी नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज जो उसके कंपिटेंस से बाहर है। और दूसरी बात, कॉन्स्टेंट्स अगर स्कोप पे आपने मेरे लगाए जिससे मेरी एबिलिटी टू गिव अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या हो रही है? इंपेयर हो रही है, रिड्यूस हो रही है। लिमिटेशन लगा दी तो मैं अनक्वालिफाइड नहीं दूंगा, मटेरियलिटी से ऊपर अगर चला गया। ऐसे केसेस में क्या करोगे आप? क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दोगे। जल्दी से देखो, ऑल एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको चेक करना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने आप में जितनी भी है वो कहां से आ रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी किन से हैं? ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी कहां से? अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स से रिलेटेड मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंट। सो ऑल एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स से बनती हैं। ये मेरे को क्या चाहिए, रिलायबल एंड सफिशिएंट चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। एक बात, ये शुरुआत है। एंड क्या है, डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्रोप्रिएट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए, रिलायबल एंड सफिशिएंट, अल्टीमेटली डिस्क्लोजर अच्छा होना चाहिए। इन दोनों बातों से रिलेटेड मैंने दो बातें और बताई। रिलायबल सफिशिएंट कैसे पता चलेगा, स्टडी एंड इवेल्युएट करोगे A6 को, और दूसरा टेस्ट करोगे, इंक्वायरीज करोगे, वेरिफिकेशन करोगे। तो 3 वर्ड्स है एक्चुअली। तो ऑल एस्पेक्ट्स, रिलायबल सफिशिएंट, डिस्क्लोज्ड। फिर रिलायबल सफिशिएंट से रिलेटेड 2 वर्ड्स, क्या वर्ड्स हैं, पहले अंडरस्टैंड करोगे, इवेल्युएट करोगे, दूसरा टेस्ट करोगे। फिर डिस्क्लोजर की बात करता है। डिस्क्लोजर में क्या कहता है, इसी सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की जो बात हमने की थी, कौन सी इंफॉर्मेशन बेटा, ये थर्ड पॉइंट में, सॉरी, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इससे रिलेटेड ऑडिटर असेस करेगा क्या कि डिस्क्लोजर सही है कि नहीं। कैसे करेगा, कंपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। क्या करेगा, दूसरी चीज जजमेंट्स, कंसीडरिंग जजमेंट्स जो मैनेजमेंट ने लगाई हैं, 3 चीजें करेगा। कौन सी चीजें, तो 2 वर्ड्स, डिस्क्लोजर से रिलेटेड 2 वर्ड्स, एक कंपैरिजन करता है, दूसरा मैनेजमेंट की जजमेंट्स को जो है असेस करता है। कंपैरिजन क्या कर रहा है, रिकॉर्ड्स, अदर सोर्स डॉक्यूमेंट वगैरह को, कि इन्होंने समराइज किया है ट्रांजैक्शन इवेंट्स को। और दूसरी चीज कंसीडरिंग द जजमेंट्स, जजमेंट से रिलेटेड क्या चेक करेगा, असेस करेगा। किस बात को, 3 बातों को। पहली बात कि जो आपने सिलेक्शन की है और उसकी एप्लीकेशन की है वो कंसिस्टेंट है। दूसरी बात, क्लासिफिकेशन सारी इंफॉर्मेशन की ठीक है। तीसरी बात, डिस्क्लोजर ठीक है। फिर 2 बातें क्या, मैंने कहा था सारे एस्पेक्ट्स कवर करूंगा, बट क्या मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर कर सकता हूं, नहीं। जिनमें मेरी कैपेबिलिटी नहीं है या आप मेरी कैपेबिलिटी पे रोक लगा रहे हो, वो दोनों काम भी नहीं करूंगा। आउटसाइड माई कॉम्पिटेंस एंड समथिंग विच इम्पेयर्स माई कॉन्स्टेंट्स दैट इम्पेयर माई एबिलिटी टू गिव एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्या करूंगा, क्वालिफाइड दे दूंगा। मेटिलिटी से ऊपर है, डिस्क्लेमर से ऊपर है तो सॉरी, परवेसिवनेस से ऊपर है तो डिस्क्लेमर दे दूंगा। परफेक्ट। प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। सर इसका क्या है कीवर्ड, बेटा A6। A6 हमने अभी भी पढ़ा। A6 क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल। सर मतलब क्या है टॉपिक का, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। एक ऑडिट को करते हुए किन किन चीजों को मैं चेक करूंगा, क्या क्या एरियाज हैं जिन्हें मैं कवर करूंगा। तो पिछले में उसने बताया स्कोप क्या है, ओवरऑल स्कोप, ओवरऑल लेवल पे बताया बातें क्या करोगे। अब उसी की डिटेल बोल रहा है, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स जिनको आप कवर करने वाले हैं, कहां पे, ऑडिट में। ओके, पहली चीज A6 अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग हम यही करते हैं, शुरुआत ही यहीं से होती है। कहां से, अकाउंटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट करने से। एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल टू असर्टेन कि ये अप्रोप्रिएट है फॉर द बिजनेस एंड हेल्प्स इन प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। प्रॉपर है फॉर द बिजनेस, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स क्या इतने अच्छे लगाए गए हैं, क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इतने सिस्टमैटिक की गई हैं, given the level of hierarchies, given the level of business, given the kind of transactions, given the complexity of transactions, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या अकाउंटिंग सिस्टम वैलिडेशन मैकेनिज्म, जितना भी हमने परचेज वाला बात किया, वो सारा मैकेनिज्म जो है वो एप्लीकेबल सही तरीके से है। और इंटरनल कंट्रोल क्या वाकई सिस्टमैटिकली मेंटेन्ड है या बीच में से कुछ कुछ लेयर्स निकाल दिए हैं टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, और क्या उससे एक्चुअली कंट्रोल अप्रोप्रिएट रखा जा सकता है, एडिक्वेट है कि नहीं है with respect to the business that we are conducting an audit with, appropriate for the business and helps in recording all the transactions। दूसरी बात, टेस्ट एंड इंक्वायरीज, ये अभी तो पीछे बात करके आए। तो बेसिकली रिलायबल सफिशिएंट के बीच में जो 2 बातें की थी वही बातें हैं कि वहां पे एक तो हम एग्जामिनेशन इवेल्युएशन कर रहे थे, दूसरे हम टेस्ट कर रहे थे, किसके ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर। टेस्ट एंड इंक्वायरीज टू असर्टेन वेदर सिस्टम इज इन एक्चुअल ऑपरेशन। ओ माय गॉड सर, ये क्या बोल दिया आपने बेटा। पहली बात हमने की थी DIM, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस कौन करता है, मैनेजमेंट। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर चेक करता है कि ये डिजाइन एक्चुअली सही है कि नहीं है, इन एग्जिस्टेंस है। तो वो कहते हैं डिजाइन किया है, हम कहते हैं ओके दिखाओ कि एक्चुअली इन एग्जिस्टेंस है। वो कहते हैं इंप्लीमेंटेशन किया है, हम कहते हैं ओके दिखाओ एक्चुअली ऑपरेशन में है। वो कहते हैं मॉनिटरिंग की है हमने, तो हम कहते हैं ओके दिखाओ कि वाकई इफेक्टिवनेस है। तो इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजमेंट कर रही है डिम, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहली चीज कहते हैं एग्जिस्टेंस,
दूसरी चीज क्या कहते हैं हम? ऑपरेशन। और तीसरी चीज इफेक्टिवनेस। याओय, याओय, डिम के अगेंस्ट याओय। एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन, इफेक्टिवनेस, तीनों चीजें चेक करते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं? टेस्ट एंड इंक्वायरीज करो क्या सर्टेन करने के लिए कि जो सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये एक्चुअली इन ऑपरेशन है, ताकि ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म कर सके। किस बात पे बेटा? कि रिलायंस प्लेस की जा सकती है रिकॉर्ड्स पे एज अ बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ये बात तो पीछे भी की है सर हमने, हाँ वही वाली बात की तो रेपिटेशन है। दो बातें, एग्जामिनेशन करोगे सिस्टम ऑफ अकाउंट्स का, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल्स का, क्या समझने के लिए कि अप्रोप्रिएट है फॉर बिजनेस एंड हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस। दूसरी बात, ट्रस्ट एंड इंक्वायरीज करोगे क्या सर्टेन करने के लिए कि ऑपरेशन में है एक्चुअल या नहीं इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट। और ऑडिटर, ताकि ऑडिटर क्या करे? फॉर्म कर सके एक ओपिनियन। किस चीज पे? फाइनल रिपोर्ट्स पे नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं, रिलायंस पुट कर सकता है कि नहीं, इस बात का ओपिनियन। किस पे? ऑन रिकॉर्ड्स। कौन से रिकॉर्ड्स? जो कि बेसिस हैं फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। ओके सर। A6 सिस्टम, सिस्टम की बात की हमने, तो सिस्टम से वर्ड आगे क्या आया? सिस्टम रिव्यू। एक ही वर्ड याद रखना है, A6, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। इतनी बात याद है। इन सिस्टम्स का क्या करना है? टाइमली रिव्यू होना जरूरी है। रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। किस लिए? सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। ये जो सिस्टम्स लगाए गए हैं, ये सिस्टम्स को करने के लिए कुछ प्रोसीजर भी डिफाइन किए हैं। यानी अगर परचेज डिपार्टमेंट और परचेज करने का एक अकाउंटिंग करने का एक पूरा सिस्टम है और इंटरनल कंट्रोल के लिए सेग्रीगेशन है, तो प्रोसीजर्स क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन जो कर रहे हो, किस किस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होगी, किस किस तरह की मीटिंग्स की जाएंगी, ये उन सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए एडिशनल लेयर ऑफ प्रोसीजर्स हैं। ये प्रोसीजर्स और सिस्टम्स दोनों क्या कहता है? इनको रिव्यू करेंगे ऑब्वियसली। यानी हम क्या करते हैं? हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं ये समझने के लिए कि जो आपने इंटरनल कंट्रोल बताया और जिस तरह बताया वो ठीक है कि नहीं। हम टेस्ट ऑफ डिटेल करते हैं इन सारे प्रोसीजर्स को वैलिडेटेड वे में चेक करने के लिए कि वाकई वो डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक आधा दिखाया, आपने चेक किया, अब हम और ज्यादा चेक करेंगे, सारे के सारे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चेक करेंगे, हर बार ये चीजें की गई थी कि नहीं, टू फाइंड आउट वेदर दे आर एडिक्वेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। एडिक्वेट तो वर्ड हमने ऊपर ही देख लिया, कॉम्प्रिहेंसिव कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये चीजें एक्चुअली एप्लीकेबल की जा रही हैं, हर प्रोसेस में की जा रही हैं। एंड इंसिडेंटली एक फायदा क्या होगा इसका? सिस्टम का रिव्यू करने का। हम कर रहे हैं ये रिव्यू, मैनेजमेंट नहीं कर रही है। इन सिस्टम्स का रिव्यू करने का फायदा होगा, एक तो हमें पता चलेगा ये एडिक्वेट है और कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्या होगा? मटेरियल इनएडिक्वेसीज हमें पता चलेंगी, वीकनेसेस पता चलेंगी कि कहीं पे कंट्रोल मिस हो गया था, कहीं पे कंट्रोल अच्छी तरह नहीं लगाया, कहीं पे कोई वीकनेसेस हैं किसी एरिया में, लूप होल्स हैं जहां पे इन्होंने कंट्रोल लगाए नहीं, या जहां पे कोल्यूजन्स हो रही हैं। इनका नुकसान क्या है? इनकी वजह से एरर्स एंड फ्रॉड्स कमिट हो सकते हैं जो कि अननोटिस जाएंगे। मतलब ये पीडीसी में तो गलती से भी नहीं आएंगे, प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन मैकेनिज्म में आएंगे ही नहीं। ये क्या है बेटा? मटेरियल इनएडिक्वेसीज एंड वीकनेसेस हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड। अगली चीज, सिस्टम रिव्यू हमने बात कर ली। अब बताइए सिस्टम रिव्यू करते हुए हमको किस चीज पे ध्यान देना है? इस सिस्टम को रिव्यू जो हम कर रहे हैं, इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा सर बुक्स एंड स्टेटमेंट। क्या बनेगा इससे? बुक्स एंड स्टेटमेंट्स बनेंगी। लेकिन 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 उससे पहले क्या होगा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी आप सिस्टम रिव्यू करते हुए बुक्स एंड स्टेटमेंट्स बनाओगे। बुक्स एंड स्टेटमेंट्स क्या है बेटा? कंपैरिजन करना बैलेंस शीट P&L का एंड अदर स्टेटमेंट CFS का, किससे? अंडरलाइंग रिकॉर्ड से, कि ये देखने के लिए दे आर इन अकॉर्डेंस देयरविद और नॉट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट सही बनाए गए हैं कि नहीं। ये बात तो हमें पता ही है पहले से। अगली बात, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी इसमें आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे ध्यान एक्चुअली दिया है। तो पहली बात आई बेटा A6 में आए सिस्टम्स के हमने किया रिव्यू करके हमें पता चला ओके रिलायबिलिटी फैक्टर है, ओके कुछ मटेरियल इनएडिक्वेसीज भी हो सकती हैं। तो हमने कहा ओके इनसे अब बना क्या? अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, बुक्स एंड स्टेटमेंट्स बने। ये बुक्स एंड स्टेटमेंट्स जो बने इससे रिलेटेड हमने क्या कहा? कंपैरिजन करेंगे बैलेंस शीट का और बुक्स का, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स का। क्या चेक करने के लिए कि एक्चुअली इन्हीं के मुताबिक सब कुछ बनाए या नहीं बनाए। लेकिन इनमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाए गए थे बनाने के लिए। ये लड़ी है पूरी हम जो देख रहे हैं आगे, चेन है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाए गए थे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में दो बातें कहता है। एक,
डिस्टिंक्शन करना कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में, प्रॉपर डिस्टिंक्शन है किसमें, कैपिटल एंड रेवेन्यू में। और दूसरी बात, पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड, उसी में ही डाला गया इनकम या एक्सपेंडिचर। इंश्योरिंग अमाउंट्स कौन से इनकम एक्सपेंडिचर के एडजस्ट कहां किए गए, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। आपने पे किया एक बिल ऑफ, लेट्स अज्यूम आपने इंश्योरेंस पे किया, इंश्योरेंस पे किया आपने मिड ऑफ द ईयर में, 6 महीने का इधर 6 महीने अगले साल का एडवांस। तो कहता है कि भाई इस महीने, इस साल का 6 महीने का ही आपने जो अकाउंट्स में रखना है, बाकी क्या करोगे, प्रीपेड के फॉर्म में लेके जाओगे, यानी वो P&L में नहीं आ रहा है, रिड्यूस हो जाएगा, उसका इफेक्ट अगले साल में आएगा, आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा, विच मीन्स सॉरी आपका फॉरवर्ड जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर के बीच में एसेट माना जाएगा आपका। ये भी बात खत्म हुई। ओके बेटा, बुक्स में होता क्या है, तो बुक्स में दो बातें होती हैं, एक तो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगा के बनाई थी, और स्टेटमेंट्स में क्या होता है, स्टेटमेंट्स में होती है एसेट्स लाइबिलिटीज। एसेट्स के केस में हम टेवा करते हैं बेटा, क्या करते हैं, टेवा, वेरिफिकेशन करते हैं टेवा की, टाइटल एग्जिस्टेंस और वैल्यूशन, टाइटल ऑनरशिप, एग्जिस्टेंस एक्चुअली है, वैल्यूशन वैल्यू सही है, ऑफ एसेट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। इनकी बहुत डिटेल में बात करेंगे हम चैप्टर 9 में जाके AIFS में। वेरिफिकेशन किसकी, लाइबिलिटी की इन बैलेंस शीट, बेसिक लेवल पे बात की है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे या फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन सारी चेक करेंगे। यहां तक बात समझ आई। लेकिन क्या वेरिफिकेशन बस इतनी है, नहीं बेटा, वेरिफिकेशन एक और चीज की भी होती है, यानी ये वेरिफिकेशन हमारा आगे ट्रेवल कर गया। ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बाय मेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज विद रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये तो बात हमें पहले ही पता है सर, बात की तो थी हमने कि जितनी भी एंट्रीज हैं सपोर्टेड बाय साइन है, तो वही बात तो कर रहा है, ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंट्रीज बाय मेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, साए, वही वाली बात, पुरानी बात। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कहते सर वेरिफिकेशन ये ऊपर ऊपर की बातें करेंगे या वैल्यूज को भी चेक करेंगे, तो टेवा से रिलेटेड इसने क्या कहा, वैल्यूशन। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करोगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, वैल्यूज भी तो गलत हो सकती हैं, क्या करोगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। कैसे, वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग्स एंड बैलेंसेस। पोस्टिंग अमाउंट जो बिल में है वो बुक में गया, बुक में जो है वो आगे भी ब्रॉट फॉरवर्ड सही किया है, टू ट्रायल बैलेंस भी सही है, टू P&L एंड बैलेंस शीट भी ठीक है। ओके, अब कहता है कि ये सारा कुछ आपने कर लिया, क्या क्या कर लिया बेटा, अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिए, उसके थ्रू सिस्टम रिव्यू किया आपने। सिस्टम रिव्यू क्यों किया था, चेक करने के लिए एडिक्वेट कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं, मटेरियल इनएडिक्वेसीज इंसिडेंटली पता चल रही हैं कि नहीं, जिससे क्या पता चलेगा कहीं फ्रॉड एरर्स होने के चांसेस हैं जो अननोटिस्ड रह जाएंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की, सॉरी पहले बुक्स एंड स्टेटमेंट्स की बात की, कंपेयर करेंगे बुक्स को किसके साथ, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स के साथ, किस लिए, चेक करने के लिए कि सारे के सारे जो आपके इंफॉर्मेशन है वो उनके अकॉर्डिंग ही बनी है। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें दो तरह के प्रिंसिपल्स की बात की, एक कैपिटल रेवेन्यू को आप डिस्टिंक्शन करेंगे और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में ही अमाउंट्स को लेकर जाएंगे। फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वेरिफिकेशन ऑफ टेवा करेंगे एसेट्स का और वेरिफिकेशन करेंगे लाइबिलिटीज की। वेरिफिकेशन कहता है वेरिफिकेशन सिर्फ इतनी नहीं होती है, ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी होती है, वैलिडिटी भी चेक करनी होती है ट्रांजैक्शन की। ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी जो परचेज का पूरा प्रोसेस हमारा, बाय मेकिंग एग्जामिनेशन किस चीज की, एंट्रीज का। एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय, एंट्री मतलब जर्नल में जो आया उससे रिलेटेड सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस होने चाहिए जो विजिबल रहे, साथ में लगाए होने चाहिए। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर लेना, सिर्फ ये ऊपर ऊपर की बातें ना चेक करना, वैल्यू भी सही आनी चाहिए, मतलब पोस्टिंग्स और ब्रॉड फॉरवर्ड्स, बैलेंसेस ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ट्रू एंड फेयर, चेकिंग रिजल्ट्स शोन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर रिजल्ट्स शोन आर ट्रू एंड फेयर। ये तो बहुत बेसिक बात है यार, यानी जितना कुछ भी किया उसका अल्टीमेट आउटकम ही ये चाहिए था। और ये पता कैसे चलता है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस से। कॉर्पोरेट बॉडी है अगर, तो क्या कहता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट सारी की सारी आपने कंप्लाई की है, सारी स्टैट्यूटरी लॉ की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो करते हुए ही स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं। बहुत ऑब्वियस है, उनको फॉलो करके बनाएंगे तभी तो हम कहेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू है। वही तो शुरू से चेक कर रहे हैं हम, बेस्ड ऑन FRF रिपोर्ट। लास्ट में कहता है अप्रोप्रिएट पर्सन को रिपोर्टिंग कर देना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एग्जामिना आपने जो किए हैं कि वो एक्चुअली रिवील कर रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड P&L। खत्म टॉपिक। कहां से कैसे गए हम, A6 में हमने क्या चेक किया, एडिक्वेट है।
फिर हमने क्या चेक किया, टेस्ट एंड इंक्वायरीज की, इसकी पहले एग्जामिनेशन किया, टेस्ट एंड इंक्वायरीज की, सिस्टम का हमने रिव्यू किया चेक करने के लिए, अगेन सेम एडिक्वेट कॉम्प्रिहेंसिव है और इनएडिक्वेसीज आ रही हैं। अकाउंट बुक्स एंड स्टेटमेंट्स की बात की, कंपैरिजन किया बुक्स का, बैलेंस शीट पी एंड एल का विद बुक्स अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दो तरह के डिस्टिंक्शंस, एक कैपिटल रेवेन्यू और एक कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। फिर हमने बात की एसेट्स लाइबिलिटीज, एसेट्स टेवा किया और लाइबिलिटीज वेरिफिकेशन की, और वेरिफिकेशन ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी चेक की ऑफ द ट्रांजैक्शंस, यानी कि एंट्रीज सपोर्टेड बाय एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी कहता है, चेक कर लेना, वैल्यूएशन भी चेक कर लेना, वो जरूरी है। रिजल्ट्स यानी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का मतलब वेरिफिकेशन करना पोस्टिंग्स की और बैलेंसेस की। ट्रू एंड फेयर व्यू, रिजल्ट्स जो शो हो रहे हैं वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से शो हो रहे हैं। रिजल्ट शोन आर ट्रू एंड फेयर, विच मीन्स अल्टीमेट बात कंफर्मेशन की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, कंप्लाई हो रही हैं। रिपोर्ट अप्रोप्रिएट पर्सन को रिपोर्ट करेंगे क्या चीज, कि एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवील कर रही हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स और P&L। ओके, चलिए बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ एजर्शन, एजर्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट ने कुछ एक्सप्लिसिट क्या की हैं, रिप्रेजेंटेशंस की हैं, रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। इंप्लाइड है या लिखा है? इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? लिखा हुए का मतलब है ये एसेट है और इसकी ये वैल्यू है, ये दो बातें तो दिख गई, ये एग्जिस्ट करती है, इस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज की गई है, इसका टाइटल हमारे नाम में ही है, ये इंप्लाइड है। एक्सप्लिसिट का मतलब है जो सामने लिखा हुआ दिख रहा है, इंप्लाइड का मतलब है जो इनडायरेक्टली एज्यूम करना पड़ रहा है, लाइक टाइटल आपके नाम में है, ये एग्जिस्ट करती है, अच्छी कंडीशन में है, ऑपरेशनल है, स्क्रैप नहीं हुई है, इसकी वैल्यूएशन जो आपने की है वो मार्केट वैल्यू को एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो इट रेफर्स टू रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट अदरवाइज दैट आर एम्बोर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जो कि पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब डायरेक्टली लिख दिया अ सर्टेन एसेट और उसकी वैल्यू, उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर भी दिया हुआ है, यस अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में इंक्लूडेड है और उसी का एक पार्ट है, एसेंशियल पार्ट। आर यूज्ड बाय ऑडिटर टू कंसिडर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिस्टेक्स दैट में अकर, मतलब इन सारी की सारी असर्शन से रिलेटेड ही तो ऑडिटर जाके चेकिंग करता है कि जो बात लिखी है वो वाकई उसका वजूद है या नहीं है, ताकि वो पता कर सके कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट या मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, बात खत्म। असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंसेस, हमने तीन बातें की थी, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, टैग्स। हमने फाउंडेशन में अपना कॉन्सेप्ट में देखा भी था कि तीनों चीजों के बारे में दिया हुआ था। ये अकाउंट बैलेंसेस है, अकाउंट बैलेंसेस में आता है बेटा ERCV, ER का CV, इंजीनियर का CV। एग्जिस्टेंस, एसेट लाइबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और इक्विटी इंटरेस्ट। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंटिटी होल्ड करता है राइट टू एसेट्स और ऑब्लिगेशन है उसकी किसके प्रति, लाइबिलिटीज और इक्विटी के प्रति। कंप्लीटनेस, सारी एसेट लाइबिलिटी जो है रिकॉर्डेड है। वैल्यूएशन, एलोकेशन, एसेट लाइबिलिटी, इक्विटी इंटरेस्ट इंक्लूडेड हैं विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट वैल्यूज या अमाउंट्स एंड रिजल्टिंग वैल्यूएशन एलोकेशन जो है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है। बेसिक बात, कुछ नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इसमें, बहुत बेसिक बात है। चलिए टाइप्स ऑफ ऑडिट, पहले वाले का ERCV था, फर्स्ट का क्या था बेटा 6FI, सेकंड का क्या था बेटा अकाउंट्स, तीसरे का रेयर, चौथे का ऑल एस्पेक्ट्स, पांचवे का एसिक्स। अब क्या आया ऊपर वाला ERCV और टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट में क्या कहता है बेटा, टाइप्स ऑफ ऑडिट दो तरह के होते हैं, ब्रॉडली दो ही कैटेगरीज हैं। ऑडिट यू तो लीगल किसी की ऑब्लिगेशन नहीं है, बट एक्सेप्ट फ्यू ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी टाइप्स जिनको करवाना ही पड़ता है। उसके अलावा जो लोग हैं वो क्या करवाते हैं, वॉलंटरी। ये हमने फाउंडेशन कंसेप्ट्स में पढ़ा। दो तरह के हैं बेसिकली, एक इंस्टीट्यूट डिफाइन कर रहा है, एक आप खुद अगर आपकी जरूरत है आप करवाना चाहते हो फॉर वट एवर रीजंस, वो रीजंस की बात करेंगे अभी आगे। तो अब ऑडिट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फिर भी दो में कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया, वन इज ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड वन इज वॉलंटरी ऑडिट। अब पहली बात, जो लॉ ने डिफाइन किया है वो कौन सा ऑडिट है, दैट CBO। CBI तो सुना है आपने, ये CBI नहीं है, ये CBO। C से बनती है बेटा तीन चीजें, रादर चार चीजें, कंपनी, कॉपरेटिव्स, कॉरपोरेशन और चैरिटेबल्स।
ये चार चीजें सी से आ रही हैं। बी से क्या है? बैंकिंग। ई से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और ओ से क्या है? अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज। खत्म। कंपनीज एज पर कंपनी एक्ट 2013, बैंकिंग एज पर 1949, इलेक्ट्रिसिटी उससे और एक साल पहले आई थी 1948, बैंक बाद में बने, इलेक्ट्रिसिटी पहले आई। वाह। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सबसे पहले, ये तो कॉपरेशन हमने शुरू की थी तभी जाके इस मूवमेंट के चक्कर में फिर तो जाके हमें इंडिपेंडेंस भी, सिंस 1912। पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट्स। कॉपरेशंस जितनी भी हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, उनके मुताबिक बनाई गई होती हैं, जैसे एलआईसी। अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज रिक्वायर्ड बाय देयर रेगुलेटर्स और बाय स्पेसिफिक एक्ट्स। अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स जो क्रिएट किए गए हैं लोकल लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस जो होती हैं, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स पॉसिबल हैं जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड हैं, गवर्नमेंट गवर्नड है, उन सभी का ऑडिट भी कंडक्ट किया जाता है, जो लॉ डिफाइन करता है, और वही ऑडिट अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। बैंक के केस में यूजुअली बैंक्स एक पैनल डिवाइस करते हैं और उसमें से सिलेक्ट किया जाता है। कंपनीज के केस में कंपनीज की मर्जी है, जिस मर्जी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी क्या है? गवर्नमेंट डिफाइन करती है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में खुद कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी खुद कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी डिफाइन करती है। तो बेटा सीबीओ क्या हुआ? कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, चैरिटेबल्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बी से बैंकिंग, ई से इलेक्ट्रिसिटी, और ओ से अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज। कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज? रेगुलेटर्स ने जो स्पेसिफाई की हैं। कॉर्पोरेशंस कौन सी? जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने क्रिएट की है। टाइम क्या क्या है? 2013 कंपनीज एक्ट, 1948 1948 कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी, 1949 बैंक, 1912 कोऑपरेटिव, और फिर पब्लिक आपका रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट किसके लिए? चैरिटेबल्स के लिए। वॉलंटरी, वॉलंटरी कहता है कौन कौन करवाता है? वॉलंटरी करवाता है पीपीएच। कौन? पीपीएच। पीपीएच कौन है बेटा? प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड। क्या इनको जरूरत है? करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। लॉ कोई नहीं है इनके लिए, कोई लॉ बना ही नहीं है इनके लिए अभी तक कोई जो डिफाइन करे कि इनको करवाना जरूरी है। पर फिर ये क्यों करवाएंगे? सर, एक लॉ बाहर होता है और एक लॉ हमारा होता है जो हम घर के अंदर डिफाइन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफ रूल्स ऑफ व्हाट आई डिसाइड हाउ थिंग्स विल बी डन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कितने बजे आएगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस किस तरह की जाती है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैलिडेशन कैसे की जाती है, ये सारी चीजें। और पार्टनरशिप के बीच में आप सोचिए ना, अलग अलग पार्टनर्स हैं, डोरमेंट पार्टनर्स भी होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स भी होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं। ये सारे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? अमाउंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो कुछ पार्टनर्स हैं जिनको जरूरत है कि नहीं भाई, हमें नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो, ऑडिट करवाओ, ताकि क्लैरिटी रहे। ऑडिट हम अपनी मर्जी का मिलके एक अपॉइंट करेंगे, किसी का भी पर्सनल कुछ चॉइस नहीं हो सकता है। सो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है इनके ऊपर, बट इंटरनल रूल्स के बेसिस पे ये करवा सकते हैं। बट ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार आपको वॉलंटरी और भी क्यों करवाना पड़ सकता है। अगर गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे रही है, ग्रांट के लिए उन्होंने कहा ऑडिटेड जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही एक्सेप्टेबल रहेंगे, उसके बेसिस पे ग्रांट देंगे, आपको करवाना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने आपको नहीं कहा करवाने के लिए, गवर्नमेंट कह रही ग्रांट चाहिए तो करवा के लाओ, हमें नहीं पता। तो आप अपनी जरूरत के लिए करवा रहे हो, गवर्नमेंट के लिए नहीं करवा रहे हो, आपको ग्रांट चाहिए इसलिए करवा रहे हो। तो दैट इज नॉट बाय लॉ, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्टेन प्रोसेस। ठीक, स्टिपुलेशन नहीं है। सिमिलरली आप अगर बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो भी उस केस के बीच में आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हो तो वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। तो कहता है वैसे तो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट है ही नहीं पीपीएच के लिए, बट इंटरनल रूल्स हो सकते हैं इनके, जैसे कि कब जरूरत पड़ सकती है इनको, जैसे कि ऑडिटेड ऑन डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। किस लिए? ग्रांट्स के लिए या बैंक लोन्स के लिए। बट इंपॉर्टेंट मोटिव क्या है यहाँ पे? एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम इंडिपेंडेंट ऑडिट। और इसी पर्पस के लिए ही, इसी रीजन के लिए लार्ज नंबर ऑफ प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप जो है अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाते हैं। बहुत बेसिक है बट याद नहीं रहता है। याद रखने का सिंपल तरीका पीपीएच के लिए होता है। पीपीएच लीगली भी तो बाउंड नहीं है, लीगल कोई इंप्लीकेशन नहीं है, लीगल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इंटरनल रूल्स के मुताबिक करवा सकती है। जैसे क्या कहता है, समटाइम्स इट मे बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर ग्रांट्स दैट दे नीड। एक दूसरा एडवांटेजेस, मोटिव क्या है? एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ऑडिट। क्या एडवांटेज होगी? आपको पता चलेगा आपका काम ठीक हुआ है, आपको
बहुत सारी ग्रांट्स, बैंक लोन्स ये अप्लाई करने में जो है ईज हो जाएगी। अगर आप एक पार्टनर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं, वो भी आपके ऊपर रिलायंस पुट करना चाहता है, तो एक ऑडिटेड बैलेंस शीट, एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो रिलाई कर सकता है। डेथ हुई है या रिटायरमेंट हुई है, आप पेमेंट करना चाहते हो तो भी आपके लिए फायदा है। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो और टैक्स रिटर्न में कहीं कोई इशू आ गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जी ये तो आपके अगेंस्ट हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि आपने काम नहीं करवाया, आप अपनी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स दिखाइए, रिजॉल्व हो सकता है। खत्म टॉपिक। फॉर रीडिंग खुद रीड करिएगा। एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। टैप स्क्वायर बीसीएम, ये क्या है? टैप स्क्वायर। टैप को आपने क्या किया, 2-3 बार ऐसे घुमाया, वो स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो गई, तो बॉम्बे म्युनिसिपल कमेटी ने आके उसको सही किया। किसने सही किया? बॉम्बे म्युनिसिपल कमेटी ने आके ठीक किया। किसको? टैप को। ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिट की एडवांटेजेस हैं। ओके सर, तो सर बताइए क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सुनिए। अच्छा बेटा, एक बात पे ध्यान देना, क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स है, तो इसमें मेरी मजबूरी है कि मैं आपको ना बहुत एलेबोरेशन भी नहीं दे पाऊंगा। मेरा पर्पस है कि आप रिटेंशन कर सको, टॉपिक को समझ सको और वापस रिप्रोड्यूस सही तरह से कर सको, जिसके लिए हम कीवर्ड बेस्ड स्टडी कर रहे हैं और उसका पूरा इंटर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। इसमें कहीं कहीं सिचुएशन ऐसे आ सकती है कि जहां आपको लगे कि सर थोड़ा सा रुक जाओ, और तो वहां पे ना पॉज कर देना प्लीज, वापस रिवाइंड करना देख के, और जहां जहां जो जो टॉपिक खत्म हो रहा है प्लीज मेरे साथ साथ आपने आगे नहीं जाना है। आप रुकिए, टॉपिक को 5 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए और उसे अच्छे से रीड करिए वहीं के वहीं। मेरे साथ साथ आगे भागोगे तो आपको ना कुछ पॉइंट तक लगता रहेगा आपको याद है, फिर एकदम से आपको लगेगा पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए जरूरी है, अगर मैं आपको एक कीवर्ड बता रहा हूं, पूरा इंटर रिलेशन बता रहा हूं, तो आप साथ के साथ क्या करें, आप साथ के साथ उस स्पेसिफिक टॉपिक को 2 से 3 बार 2-4 मिनट लगाएं, क्योंकि लास्ट में जब मैं बात कर रहा होता हूँ एक टॉपिक के, तो मैं उसको 1 मिनट पे ले आया होता हूँ। उसी 1 मिनट को यूटिलाइज करो और स्मार्टली देखना शुरू करो कि ओके हाँ मुझे भी ये याद हो रहा है, ऐसे आई ऑल्सो रिमेंबर एवरी वर्ड, आई ऑल्सो रिमेंबर हाउ द सेंटेंस वॉज फॉर्म्ड। अगर इतनी बातों पे ध्यान दे पाओगे तो फिर आपको बहुत क्विकली ये आपके रिटेन भी होने लगेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। So let's assume I am doing a lecture for 2 hours. You need to spend at least 3 hours to 3.5 hours for that whole lecture. आप ये नहीं कर सकते, आप मेरे साथ 2 घंटे भागे, आपको लगे अरे 15 पेजेस सर ने खत्म करवा दिए, मजा आ गया, सब कुछ याद हो गया। याद तब होगा जब आपने बहुत ध्यान से एक तो सुना है जब मैं पढ़ा रहा हूं, और याद तब होगा जब आप साथ साथ उससे वहीं के वहीं, मैंने रिवाइज करवाया, आप रुकिए और 2-3 बार खुद रिवाइज करिए, फिर मेमोरी में एकदम से स्टिक कर जाएगा। हर अगले टॉपिक पे जब मैं जा रहा हूं, आपने पिछले टॉपिक को भी रिवाइज साथ साथ करने की कोशिश करनी है। मेरी लिमिटेशन है कि मुझे रिकॉर्डिंग विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम खत्म करनी है। अगर मैं उस टाइम फ्रेम में खत्म नहीं करूंगा तो कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। सो प्लीज इंश्योर कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जहां जहां मुझे जरूरी लगेगा मैं वापस जाके सब कुछ रिवाइज करवाऊंगा बीच बीच में से, ओके? बट डील, ओके? वॉचिंग यू, बी केयरफुल। ओके ओके, हम बात कर रहे हैं टैप स्क्वायर बीएमसी। टैप बेटा, पानी भरने के नाम पे बॉम्बे म्युनिसिपल कमेटी कहती है लड़ाइयां हो जाती हैं बुरी तरह की, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। इन लड़ाइयों को खत्म करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा सबसे पहली बात, एडवांटेज ऑफ ऑडिट की क्या है? ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट में हेल्प करता है। सो पहले तो इंपॉर्टेंट बात, चीफ यूटिलिटी ऑफ ऑडिट लाइज इन रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत ऑब्वियस बात है, हमें पता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही क्या है? रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टेट ऑफ अफेयर्स मे बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो वो ऑब्वियस। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियस यूटिलिटी देगा, ये भी बोल रहे हैं देर आर अदर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, सम ऑफ देम these are considerable value even to those enterprise organization where it is not a compulsory। ये बात हमने पीछे भी पढ़ी कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं
ये वाले एडवांटेजेस, इन एडवांटेजेस के लिए पार्टनरशिप फर्म्स पीपीएचबी क्या करवाती है? ओ दे। तो बेटा ये एडवांटेजेस हैं क्या, जो मैंने आपको कहा था हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो सभी के काम आते हैं, जिनके लिए लीगली कॉम्प्लायंस करना जरूरी है वो भी, और जो वॉलंटरी करवा रहे हैं वो भी। आइए जल्दी से समझते हैं। पहली चीज, ट्रेड डिस्प्यूट, मैंने बोला टैप स्क्वायर बीएमसी। ऑडिट का एडवांटेज क्या है? टैप स्क्वायर बीएमसी। ये लड़ाई झगड़े फसाद को बंद किया जा सकता है, बट बीएमसी कहती है टैप के चक्कर में पानी सुबह कम होने के वजह से लड़ाइयां हो जाती हैं। तो लड़ाई होने में बेटा यूजुअली बोनस और वेजेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को सेटलमेंट करनी होती है, वो लड़ाइयां हेल्प करता है ये सेटल करने में, क्योंकि आपके पास रेफरेंस पॉइंट है कि आपकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, आपने वैल्यूज गलत नहीं लिखी हैं। गलत नहीं लिखी तो जो आपने वेजेस दिए हैं वो एक्चुअली ठीक है। यहां तक बात समझ आई? दूसरी बात, क्या बस हम लोगों का ही सब जो है केसेस सेटल करते हैं, लोगों के साथ डिस्प्यूट ही सेटल करते हैं, या लोग भी हमारे लिए करते हैं? लोग भी हमारे लिए करते हैं। कैसे? कैलेमिटी आ गई, पानी, पहले पानी की किल्लत थी, फिर बाढ़ आ गई, बाढ़ आई तो सब बह गया। अब बह गया तो आपके पास इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, आप वो क्लेम सेटल करने के लिए कंपनी में जाओगे, वहां पे भी वो क्या मांगेगा? ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, कि भाई मुझे नहीं पता कैलेमिटी में आपका सब कुछ बह गया है, वो बह गया जो था वो सही था कि नहीं, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, मेरे को गलत तो नहीं बता रहे। ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हेल्प करेंगी। टैक्स लायबिलिटी, बेटा टैक्स लायबिलिटी क्या कहती है? ये भी सेटलमेंट की ही बात करती है। ट्रेड डिस्प्यूट हुआ था, किसका? पानी का। पानी के टैक्स का भी डिस्प्यूट हो गया, कह रहे पानी तो मिल नहीं रहा, टैक्स अलग तुम वसूले जा रहे हो बीएमसी, तो टैक्स लायबिलिटी। ऑडिट स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था वॉलंटरी में, कि कभी कभी टैक्स डिपार्टमेंट में आपने रिटर्न तो फाइल कर दी है, लेकिन रिटर्न में उन्होंने कुछ गलत निकाल के दे दिया, और अगर आपने वॉलंटरी ऑडिट करवा के रखा हुआ है ऑलरेडी, आप उनको रेफरेंस दे सकते हो, तो उस केस के बीच में आप बहुत इजीली रिलीव हो जाओगे। बट अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हो बेटा, क्या पे कर रहे हो? टैक्सेस पे कर रहे हो, तो एक अच्छी चीज होती है, क्रेडिट वर्दिनेस इंक्रीज हो जाती है आपकी। ऑडिट से क्रेडिट वर्दिनेस इंक्रीज हो रही है, टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, तो भी क्रेडिट वर्दिनेस इंक्रीज होती है, आपकी सिबिल इंप्रूव होती है एक। और इससे आप नेगोशिएशन जो है बहुत इजीली कर पाते हो फॉर लोन्स, क्योंकि आपकी सिबिल इंप्रूव्ड है, क्योंकि आपकी क्रेडिट वर्दिनेस पता चल रही है, टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, टैक्स लाइबिलिटी आपने जो है पूरी तरह से फुलफिल की हुई है, उसमें अगर कहीं सेटलमेंट में इशू आया तो वो कवर किया हुआ है। ऐसे केसेस में फायदा हो रहा है। एक और फायदा होता है, जब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पता है, तो वर्दीनेस वर्ड क्या कहता है? अगर पता है वर्थ कितनी है तो बताओ परचेज कंसिडरेशन क्या है। ठीक है। ऑडिट स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलिंग लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेस, इवेल्युएटिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर नेगोशिएटिंग लोन्स, एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर डिटर्मिनिंग द परचेज कंसिडरेशन फॉर अ बिजनेस। खत्म। ऑडिट स्टेटमेंट्स अपने आप में क्या यूजफुल है? सेटलमेंट करने के लिए, ट्रेड डिस्प्यूट्स फॉर हायर वेजेस एंड बोनसेस, एज वेल एज क्लेम्स लेने के लिए, जब डैमेजेस हो जाते हैं टू योर प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर और सम कैलेमिटी, जो हमने पानी की ही बात की। ओके। अब टैक्स किसको पे करते हो बेटा? सोचो ना, सोचो ना, सोचो ना। गवर्नमेंट को। यहां तक बात समझ गई? मैं मिटा रहा हूं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। टैक्स आप किसको पे कर रहे हो? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लेती है या कुछ भला भी करती है? हमने ये भी ऊपर पढ़ा था, ग्रांट्स लेने के लिए हेल्पफुल होता है, वही बात आ गई है। गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स बिफोर इट गिव्स असिस्टेंस और इशू अ लाइसेंस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। कई बार ट्रेड लाइसेंस इशू करने होते हैं, तो उसके लिए भी आपकी रिटर्न्स जो ऑडिटेड होनी जरूरी है। वो लाइसेंसेस यूं तो चार्जेबल होते हैं, बट आपकी ऑडिटेड स्टेटमेंट के बेसिस पे वो भी एज ग्रांट ही दिए जा रहे होते हैं, तो वहां पे भी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। कई बार आपको इन कैपिटल, इन कैश भी जो है रिसीव हो रही होती है ग्रांट, वहां पे भी ऑडिटेड स्टेटमेंट जरूरी है। तीन चीजें पड़ी। ट्रेड लाइबिलिटी, ट्रेड लाइबिलिटी के बीच में कहता है कि कई बार लाइबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है और वो टैक्स में भी तब्दील हो जाती है। टैक्स लाइबिलिटी से क्रेडिट वर्दीनेस और परचेज कंसिडरेशन वर्ड्स आए, बट क्योंकि वर्दीनेस की बात हुई थी तो परचेज कंसिडरेशन आ गया, और टैक्स की बात हुई तो गवर्नमेंट आ गया। गवर्नमेंट क्या करती है? असिस्टेंस टू गवर्नमेंट। असिस्टेंस टू नहीं बेटा, असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। असिस्टेंस टू गवर्नमेंट अगर लिखूंगा तो उसका मतलब है कि मैं गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहता हूं अपनी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स के थ्रू। किस चीज के लिए?
ग्रांट लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहा हूं। असिस्टेंस फ्रॉम मतलब उनसे मैं असिस्टेंस ले रहा हूं, किस चीज की? ग्रांट्स की। ओके, बट बेटा बट अब आपका ए के साथ ए क्या है? ये जो असिस्टेंस दे रहे हैं ना, ये आपकी भलाई कर रहे हैं, विच मीन्स अप्रेजल, रिव्यू भी कर रहे हैं आपका। अप्रेजल फंक्शन, रिव्यू, ऑडिट रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स। अरे सर बहुत बार पढ़ लिया, ये तो अभी आपने बताया था। एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन और इफेक्टिवनेस योय इन द फर्म एंड रिपोर्ट्स इनएडिक्वेसीज, वीकनेसेस, सर ये भी उसमें बताया गया था। वाह सर। मैनेजमेंट टेक्स सूटेबल एक्शंस बेस्ड ऑन रिपोर्ट। ओके, यानी वो जो इनएडिक्वेसीज की बात की थी, वो इनएडिक्वेसीज अगर हम बता पाएंगे इंसिडेंटली चेक करके, तो मैनेजमेंट उसे ठीक कर सकती है। ये 260 265 में हम जाएंगे ना, तो वहां कम्युनिकेशन की बात भी आती है और इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करने की बात भी आती है। अलग से मेरा लेक्चर देखना है आपने, स्टैंडर्ड्स वाला, उसमें सब कुछ ये दिया हुआ है कि कैसे स्टैंडर्ड्स को याद करना है। ओके, क्विक। असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट हो गया हमारा, अप्रेजल भी हो गया, रिव्यू करके हमें पता चलता है एग्जिस्टेंस ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स इन फर्म, रिपोर्ट कर सकते हैं इनएडिक्वेसीज, मैनेजमेंट उस पर एक्शन ले सकती है। ओके सर, अब आइए पी पे, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। किसके इंटरेस्ट? ये पानी की लड़ाई में कोई और इंटरेस्ट हमारे मिस ना हो जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? सेफ गार्ड्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन। इन्हीं के लिए ही तो करवाया जा रहा है ऑडिट। एक्चुअली तो ऑडिट है ही इनके लिए, सिर्फ इनके लिए मेजरली। जैसे मैंने कहा था, डॉर्मेंट होगा, कोई स्लीपिंग पार्टनर होगा, सिर्फ ऐसा पार्टनर है जिसने आपको अपना इन्वेस्टमेंट करके दिया है, बीच में फाइनेंसेस दिए हैं बट खुद पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, रिटायरमेंट हो गई है। ऐसे केसेस के बीच में बेटा वो पर्सन के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कौन करेगा? ऑडिट। हु आर नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, whether they are partners or shareholders or bankers or financial institutions or public at large। यानी कंपनी के लिए भी बोल रहा है ये कि वॉलंटरी की बात तो हमने अब कर ली, बट अब ये बात कर रहा है इनवॉलंटरी केसेस के बीच में भी इससे हेल्प मिलती है। तो बेटा इसको ना सिर्फ वॉलंटरी से रिलेट मत कर लेना। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट का मतलब है सभी के लिए। मैं आपको कनेक्ट इसलिए करवा रहा था क्योंकि उसमें हमने पिछले जो वॉलंटरी वाला टॉपिक है उसमें हमने ये बातें स्पेसिफिक की हैं, तो वहां से फ्लो आ रहा था। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट किसका? सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ दोज पर्संस हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट, लाइक पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, फाइनेंसर्स एंड पब्लिक एट लार्ज। यानी शेयर होल्डर्स स्पेसिफिकली, या और भी जो इंक्लूडेड स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप केसेस, यहां तो बहुत स्ट्रेट है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन डेथ, ये भी बात मैं आपको बता चुका। अब रह गया बेटा बीएमसी। Audit ascertains whether necessary books of accounts, allied records properly kept हैं, and क्योंकि वो ये काम करता है, वन वर्क, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं कि नहीं, तो उसका ऑपोजिट या उसका ऑटोमेटिक आउटकम क्या है? इट मेक्स गुड द डेफिशिएंसी और इनएडिक्वेसी इन दिस रिस्पेक्ट। यानी अगर किसी ने मेंटेन नहीं की हुई थी और उसने अगर ऑडिट करवाया है या उसके ऊपर कंपल्शन है ऑडिट करवाने की, तो बहुत ऑब्वियस है कि उसे ये मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वॉलंटरी का ऑडिट भी करवाना चाहते हो तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनानी पड़ेंगी। सो एसेंशियली ऑडिट ऑटोमेटिकली हेल्प कर रहा है, एक ये चेक करने में कि सारे के सारे अकाउंट्स और बुक्स जो है मेंटेन्ड हैं, बट अगर नहीं है तो इट हेल्प्स मेक द डेफिशिएंसी गुड। नाउ मोरल चेक। मोरल चेक किसके ऊपर है? एम्प्लॉइज के ऊपर, कि वो किसी भी तरह का डिफिल्केशन या एम्बेजलमेंट नहीं कर सकते। डिफिल्केशन मतलब पैसा लेके भाग गए, एम्बेजलमेंट भी यही वाला पार्ट है। तो किसी भी तरह की चोरी नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड कमिट नहीं कर सकते हैं। सो इट एक्ट्स एज अ मोरल चेक। क्यों? क्योंकि उनको पता है कल को ऑडिटर साहब आएंगे, ऑडिटर साहब यूं नजर करेंगे और कहेंगे, अरे चुन्नू तुम्हारे हाथ में अंगूठी, ये कैसे? और चुन्नू के पसीने छूटने लगेंगे, चुन्नू के जैसे पसीने छूटेंगे। ऑडिटर बी लाइक, आई टोल्ड यू एम्बेजलमेंट एंड डिफिल्केशन बाय दीज पीपल नॉट गुड। तो अगली बार फिर एम्प्लॉइज बच के रहेंगे। कंट्रोल ओवर इनएफिशिएंसीज, यार ये भी हमें पता ही है। प्रूव यूजफुल टू डिटेक्ट वेस्टेजेस एंड लॉसेस। कैसे? क्योंकि जो चीजें दिख ही नहीं रही थी पहले, वो चीजें अब दिखने लगेंगी ऑडिट में। ऑडिटर बताएगा कि ये आपका, बताइए, मटेरियल जो है, जनरली आप कहते हैं 95% मटेरियल यूज हो जाता है, आपका यहां पे 85 क्यों दिखा रहा है? 85 यूज हुआ है और बाकी 15 जो है वो आप दिखा रहे हो स्क्रैप में गया। कैसे एक्स्ट्रा चला गया?
तो आपको वहां पे आंसर्स देने पड़ेंगे। वो आंसर्स जब आप देंगे, मैनेजमेंट आंसर देगी कि अरे कहाँ से पकड़ लिया इन्होंने, पता थोड़ा चलना था ये। तब सीनियर मैनेजमेंट जो है वो फिर कसेगी कि भैया ये सब नहीं चलेगा। तो ये बता रहे हैं वेस्टेजेस और लॉसेस। इट शोज इन डिफरेंट वेज बाय विच वेस्टेजेस लॉसेस माइट बी चेक्ड एंड दोज दैट अकर ड्यू टू एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेजर्स। यानी कई बार इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, तो ऑडिट, जब हम बात कर रहे थे आईआरसीआर की, तो हमने कहा था कंट्रोल रिस्क अगर ज्यादा है तो हमें डिटेक्शन रिस्क जो है वो रिड्यूस करना पड़ता है, विच मीन्स हमें काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। काम जितना ज्यादा करना पड़ता है उतना ज्यादा हमें बहुत सारे एरियाज के बारे में पता चलेगा। तो कंट्रोल्स जो नहीं पकड़ पाए थे वो अब हम पकड़ पाएंगे, उन एरर्स को, इनएडिक्वेसीज को, वीकनेसेस को, चाहे वो कंट्रोल में भी थी, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। तो दोनों तरह से इट इज गोइंग टू हेल्प अस। ओके, जल्दी से देखिए बेटा। पहली चीज हमने टैप स्क्वायर में कहा, बीएमसी के कहा कि पानी के चक्कर में ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं, बोनस, वेजेस और क्लेम्स। टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी कहता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हेल्पफुल होती हैं इन सेटलिंग टैक्स लाइबिलिटी जो ऑडिटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिकेटेड है बाय एन ऑडिटर, तो पता है कि सब कुछ जेन्युइन है। बट इसी से इवेल्युएटिंग क्रेडिट वर्दीनेस भी हो जाती है। और तीसरी चीज, आप परचेज कंसिडरेशन डिसाइड कर सकते हैं। असिस्टेंस फ्रॉम, फिर हमने कहा गवर्नमेंट, मतलब टैक्स तो दे ही रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को असिस्टेंस, गवर्नमेंट से ग्रांट्स ले रहे हैं तो उसके लिए असिस्टेंस गवर्नमेंट से मिल रही है या असिस्टेंस दे रहे हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस लिए? टू प्रोवाइड अस ग्रांट्स, जो वॉलंटरी में भी पढ़ा हमने, या इशू अ लाइसेंस जिससे आप बिजनेस कोई शुरू कर सकते हैं या ट्रेड शुरू कर सकते हैं। फिर हमने ए से रिलेटेड अप्रेजल की बात की, जिसका मतलब था रिव्यू। अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो ऑडिट क्या करता है? रिव्यू करता है एग्जिस्टेंस ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स, जिससे इनएडिक्वेसीज पता चल सकती हैं, वीकनेसेस पता चल सकती हैं और मैनेजमेंट इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। फिर हमने बात की, ओके, अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो आप किसी की प्रोटेक्शन तो कर ही रहे होंगे, किसी का तो फायदा हो रहा है इससे, कोई तो बच रहा है इससे, कोई तो सेफगार्ड हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। वो सब लोग जो मैनेजमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि शेयर होल्डर, जैसे कि मैनेजमेंट में ना इंक्लूड होने वाले पार्टनर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर पब्लिक एट लार्ज। पार्टनरशिप, पी से पार्टनरशिप केसेस। पार्टनरशिप के बीच में, क्योंकि पार्टनर की बात हुई इसलिए हमने बात की बेटा पार्टनरशिप केसेस की। ओके, पार्टनरशिप में क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट रिटायरमेंट और डेथ। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की कि ऑडिटर सर्टेन करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन्ड हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो इस डेफिशिएंसी को हेल्प करता है फिल करने में। फिर मोरल चेक, एम्प्लॉइज के ऊपर डेफिकेशन, एम्बेजलमेंट से रिलेटेड जो है मोरल चेक लगता है, उनको डर लगता है ऑडिटर आएगा और अपनी आंख घुमाएगा और पसीना निकलवा के सब कुछ पता करवा लेगा। कंट्रोल ओवर इनएफिशिएंसी, यूजफुल होता है इन डिटेक्टिंग वेस्टेजेस एज वेल एज लॉसेज एंड डिफरेंट वेज बाय विच वेस्टेजेस एंड लॉसेज माइट बी चेक्ड, और जो होते रहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ या इनएडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। टॉपिक खत्म। चलिए बेटा, अगला टॉपिक, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। अगर आपको याद हो, हमने दो टॉपिक पढ़े हैं प्रिंसिपल से रिलेटेड। एक था प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट मतलब एक ऑडिट करते हुए क्या क्या काम एक ऑडिटर करेगा, किन किन एरियाज में काम करेगा, ये स्कोप को और इलेबोरेट करता है बेसिकली। बट व्हेन आई से प्रिंसिपल्स गवर्निंग, तो इसका मतलब क्या है? कौन सी ऐसी प्री कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी पहले से समझी हुई फंडामेंटल्स हैं जो होने जरूरी हैं, जिनके बेसिस पे एक ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, जो उसके टूल्स माने जाएंगे, टूल्स एंड सिस्टम्स थ्रू विच ही इज गोइंग टू कंडक्ट द ऑडिट। प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स गवर्निंग एन ऑडिट का मतलब था ऑडिट में क्या क्या करने वाला है। यहां पे है ऑडिट कैसे किया जाता है, या ऑडिट के पहले प्री रिक्विसाइट्स क्या हैं जिन पे आप ध्यान देंगे, फंडामेंटल्स क्या हैं। ओके, चलिए, बेसिक प्रिंसिपल्स विच गवर्न ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विच शुड बी कंप्लाइड विद। ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करता है और साथ में उनकी कंप्लायंस भी जरूरी है। तो ये ना A6 का आगे फर्दरेंस है, एक तरह से कह सकते हो। हमने किया था A6, इस A6 में से आपका जो IC है, IC डबल हो गया यहां पे, IC इज ट्वाइस। IC इज ट्वाइस का मतलब क्या बेटा? इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस,
कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपिटेंस, ये स्टार्ट है। आई सी स्क्वायर हो गया ये भी एक तरह से। IOI है, IOI क्या हुआ? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। एक पर्सन का इंटीग्रिटी वाला होना जरूरी है। इंटीग्रिटी का मतलब बेसिक वर्ड्स में होता है ट्रूथफुलनेस। एक पर्सन बहुत ट्रूथफुल है, जो है स्पष्ट है सामने। इंटीग्रिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है? साहस, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है और सिंसियर है इन अप्रोच टू हिज प्रोफेशनल वर्क। अपने काम से रिलेटेड इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में नहीं बात कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में आप कितने ट्रूथफुल हैं या नहीं, प्रोफेशनल वर्क में आप ट्रूथफुल हैं। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसे आप पूरी सच्चाई, ईमानदारी, एथिक्स के मुताबिक कर रहे हैं। सो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? साहस। साहस का मतलब क्या हुआ बेटा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और सिंसियर है इन इज अप्रोच टू प्रोफेशनल वर्क, एक बात। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो भी काम करूंगा बिल्कुल सही तरह से करूंगा जैसा लॉ डिफाइन करता है, और किसी के भी प्रति फालतू का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दूंगा, बायस्ड नहीं होऊंगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट, आई एम गोइंग टू बी सेम टू एवरीवन। सब्जेक्टिव का मतलब होता है यू विल चेंज एज पर द सिचुएशन और एज पर द रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यू हैव अ प्रिंसिपल, so you will not change, it applies same to everyone. You will conduct an audit irrespective of the size, legal form, profit oriented or not. ये वो वाली बात को डिफाइन करता है। इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव कि आप बायस नहीं होंगे, प्रिजुडाइज्ड नहीं होंगे, फेयर होगा अपने काम में, और मस्ट नॉट अलाउ प्रिजुडाइज और बायस। प्रिजुडाइज का मतलब ये होता है दैट यू आर प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट टू समवन टू ओवरराइड हिज ऑब्जेक्टिविटी। हिज ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पे? कि आप अपने फेयरनेस को ओवर पावर नहीं करने देंगे, अपने प्रिंसिपल्स को ओवर पावर नहीं करने देंगे किसी भी चीज को। जो होगा कब? जब आप इंडिपेंडेंट हैं। इंटीग्रिटी सब और ऑब्जेक्टिविटी ये कंबाइन होके एक ही बनते हैं। और जो आपका इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस हैज टू बी सपोर्टेड बाय अ पर्सन जो बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स वाला पर्सन है और बहुत ज्यादा ट्रूथफुलनेस पे काम करता है। सो पर्सन who is independent has to be a person of integrity, and a person who is of integrity has to have independence from anyone around the organization when he is committing or conducting his work. So पहली चीज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस शुड मेंटेन इम्पार्शियल एटीट्यूड। ये बात तो ऊपर आ गई, फेयर वाली बात की रिपीटिशन। बी एंड अपीयर टू बी फ्री। सर ये क्या मतलब हुआ? बी मतलब within yourself you know you are truthful, within yourself you know you are independent, you are not under the influence of any person, but while you are working अगर आप कैजुअल बिहेवियर कर रहे हैं, आपका वे ऑफ वर्किंग ऐसा है जिसमें दिख रहा है कि यार इस बात को नजरअंदाज नहीं कर दिया आपने, थोड़ा सा नजरअंदाज क्यों कर दिया? सेक्रेटरी साहब बहुत सुंदर है, क्या करें, डांटा नहीं गया उनसे, उनकी गलती को नजरअंदाज करना पड़ गया। नहीं कर सकते। बीइंग एन ऑडिटर यू हैव टू बी अ पर्सन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस तभी डिफाइन होगी जब आप सिर्फ अंदर से नहीं, आपके बिहेवियर, आपके वे ऑफ वर्किंग में भी दिखाई दे रहे हैं कि आप पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंस हैं। सो दिस इज एज गुड एज दिस। आप पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स सामने दरवाजे से आते हैं और आप कर कुछ और रहे हैं, अचानक आप अपना ऑल्ट टैब करते हैं, कोई भी कीज जो आजकल स्मार्ट कीज चल रही हैं आप उन्हें प्रेस करते हैं और डायरेक्टली आप चेंज कर देते हैं। इन दैट सिनेरियो व्हाट यू आर डूइंग इज यू मे लुक लाइक यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग दैट। सो एसेंशियली आपको दोनों चीजें होना जरूरी है, विच एसेंशियली मीन्स वन, यू आर एक्चुअली डूइंग इट, टू, इट शुड ऑल्सो अपीयर टू बी द सेम, इट शुड एक्चुअली लुक लाइक यू आर एक्चुअली डूइंग इट विजिबली। अंदर अंदर आप सच है, नहीं दिखने में भी सच। ये बात मैंने इसलिए समझाई क्योंकि इसको इंडिपेंडेंस को आगे बहुत अच्छे से एलेबोरेट करना है हमें, तो उसका मैंने बेस बनाया है अभी। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, तीन बातें हो गई हमारी। फिर अगली बात आती है कॉन्फिडेंशियलिटी, IC, ठीक है, I डबल हो गया, C दो बार डबल होगा। एक है कॉन्फिडेंशियलिटी और एक है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है आप दूसरे की दी हुई इंफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट करते हैं और उसे आप किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो अलाउ करे या लॉ ने आपको सब्जेक्ट कर दिया कि आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे लेट्स अज्यूम आपने ऑडिट कंडक्ट किया, आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन की, आप किसी को देंगे नहीं। एक टैक्स ऑडिट के बीच में जो है
कंपनी जो है उनके अगेंस्ट केस शुरू हो गया बाय द गवर्नमेंट, और इस केस में अब वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आप ये नहीं कह सकते नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, आप उस केस में प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन। रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क, जितना भी काम करते हुए हमें पता चला बिजनेस के बारे में, पर्सनल लाइफ की बात नहीं हो रही है। ही शुड नॉट डिस्क्लोज एनी सच इंफॉर्मेशन टू अ थर्ड पार्टी, किसी भी पर्सन को नहीं बता सकते आप विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी, किसकी, क्लाइंट की, एंड देयर इज और अनलेस देयर इज अ लीगल प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। लीगल प्रोफेशनल ड्यूटी क्या हो सकती है, लीगल ड्यूटी है जब मैंने बताया गवर्नमेंट केस में, प्रोफेशनल ड्यूटी है जब पीयर रिव्यू होता है, मैंने आपको पीयर रिव्यू के बारे में बताया था कि आपका भी रिव्यू होता है, आपके काम का रिव्यू होता है, तब डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो चेक हो रही है उसमें भी आपको बताना ही पड़ेगा। दो बातें पूरी है, आईओआई और सी क्या आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। तीसरी बात स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, तो बेटा जब आप काम कर रहे हो तो आपकी कॉम्पिटेंस अप्रोप्रिएट होनी जरूरी है, जिसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे थ्रू अ लॉट ऑफ पॉसिबल सोर्सेज। तो इंपॉर्टेंटली कहता है ऑडिट शुड बी परफॉर्म्ड एंड रिपोर्ट प्रिपेयर्ड, दो ही चीजें होती हैं, आप काम करते हो और रिपोर्ट बनाते हो। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस में बता रहे हैं आप काम करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, इन दोनों कामों को करते हुए आपको ड्यू प्रोफेशनल केयर मेंटेन करनी है। बाय पर्सन जो क्या है बेटा, एडिक्वेटली उसका टैक्स हुआ है, ठीक है, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस। बट ये आएगी कहां से कॉम्पिटेंस सर, इसी की तो बात समझ नहीं आ रही। ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंस, ट्रेनिंग हमारी आर्टिकलशिप में होती है, एक्सपीरियंस काम करते हुए आता है, कॉम्पिटेंस जैसे जैसे हम स्किल्स को इन्हांस करते हैं, नए कोर्सेज करके, अपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करके, तो हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, हम और स्ट्रांग बनते हैं। सो ऑडिट परफॉर्म होगा, रिपोर्टिंग होगी बाय ड्यू प्रोफेशनल केयर, विच मीन्स प्रोफेशनली मेंटेन करके सब कुछ, सारी चीजें प्रोफेशनल वे में करते हुए, बाय पर्सन जिनके पास टैक्स है, आपके पास TEXC, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस। रिक्विसाइड क्वालिटीज जो ऊपर बोली गई हैं वो कैसे कंबाइन, कैसे होंगी, बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ GTPC, बाय GTPC। GTPC क्या है बेटा, जनरल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज कहां आएगी, फॉर्मल कोर्सेज से। फॉर्मल कोर्सेज कौन से, जो कंक्लूड या कंडक्ट किए जाते हैं बाय क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे CA, और CA करने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, उनसे आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो सकती है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अंडर प्रॉपर सुपरविजन, वेदर इन आर्टिकलशिप और व्हेन यू बिकम अ पार्टनर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तब भी आपका सुपीरियर कोई होता है वो आपको गाइड करता रहता है, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूइंग अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट्स, रेलेवेंट रेगुलेशंस एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में होती है, और उसके अलावा आप रीड करते रहते हैं मटेरियल, आप अपडेटेड रखते हैं विद द करंट अफेयर्स, विद चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द लॉ। सो बेटा यहाँ पे स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस में हमने क्या किया, ऑडिट शुड बी परफॉर्म्ड एंड रिपोर्टेड prepared with due care, professional due care by a person who have adequate training, experience and competence। फिर कहता है ये requisite qualities कैसे acquire हो सकती हैं, by combination of GTPC, general knowledge, technical knowledge, practical knowledge और continuing awareness, sorry practical experience था। ओके बेटा, नेक्स्ट है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल्स हमारा क्या था, A6। तो यानी अभी तक आपका अगर देखो आप, तो आपका कीवर्ड बना क्या है, A6 से ही निकाला था हमने IC हमारा दो चीजों में आया, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, दो आए हो गए और दो C थे। वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड वन इज स्किल एंड कॉम्पिटेंस। आगे आ गया फिर से A6, IC A6 पढ़ाओ रे, D ऑडिट एविडेंस, अदर्स रिपोर्टिंग। ठीक बेटा, चलो जल्दी से देखते हैं अकाउंटिंग। अरे सर ये तो इतनी बार पढ़ा दिया आपने। हाँ जी बेटा, बहुत सिंपल है ये। इंटरनल कंट्रोल कंट्रीब्यूट करते हैं टू ऑडिट एश्योरेंस। ऑब्वियसली हमारी सबसे पहली ऑडिट एश्योरेंस आती कहां से, इंटरनल कंट्रोल की रिलायबिलिटी चेक करने से। इंटरनल कंट्रोल्स कंट्रीब्यूट टू द ऑडिट एश्योरेंस, किस बात की, कि अकाउंटिंग सिस्टम्स एडिक्वेट है और सारी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन। ठीक, इसलिए ऑडिटर के लिए जरूरी है कि वो गेन करे अंडरस्टैंडिंग A6 की, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं एश्योरेंस कि एडिक्वेट है अकाउंटिंग सिस्टम्स। इंटरनल कंट्रोल चेक करने से हमें पता चलता है और सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए ऑडिटर के लिए जरूरी है कि वो गेन करे अंडरस्टैंडिंग किस बात की बेटा, अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल्स की। सर वो तो बहुत ऑब्वियस था।
इसलिए उसे स्टडी करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स जिस पे वो रिलाय करना चाहता है डिसाइड करने के लिए एनटीई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये भी बात पहले ही समझ चुके, बस लाइन का थोड़ा सा वेरिएशन है, बात वही है बट लिखनी है ऐसे ही है। वहां वाली पीछे वाली कोई लाइन नहीं लिख सकते आप, एग्जामिनेशन इवेल्युएशन वाली, वो डायरेक्ट यहां लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स इसी के मिलेंगे सिर्फ। अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल कहता है, यहाँ वर्ड इंटरनल कंट्रोल पे बहुत एम्फेसिस है, आईसीज याद रखना है यहाँ पे कि इंटरनल कंट्रोल पे ये एम्फेसिस। इंटरनल कंट्रोल ऑडिट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि अकाउंटिंग सिस्टम्स एडिक्वेट है और अकाउंटिंग सिस्टम्स इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, इसलिए ऑडिटर के लिए जरूरी है कि इंटरनल कंट्रोल्स के प्रति और अकाउंटिंग सिस्टम के प्रति अंडरस्टैंडिंग गेन करे। फिर इसलिए उसे स्टडी और इवेल्युएट करेगा किसको, ऑपरेशन ऑफ दीज इंटरनल, ऑपरेशन एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स जिस पे वो रिलाई करना चाहता है एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिफाइन करने के लिए। प्लानिंग पढ़ा हो रहे, प्लानिंग कहता है काम आपको, अब यहां तक बेटा जो बात थी ना 4th नंबर तक, ये बात थी प्री रिक्वायरमेंट्स, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू डू थिंग्स। थर्ड तक थी योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स विच मीन्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आपकी स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। यहां से काम शुरू हो गया, अंडरस्टैंडिंग ली। फिर प्लानिंग करने की बात की। प्लानिंग करने में क्या कहता है, प्लान ऐसा बनाओ जो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो। हमने बात की थी कि ऑडिट करते हुए ऑडिट इफेक्टिव हुआ या एफिशिएंट हुआ एज पर टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स, बिल्कुल वही बात है। प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो, काम टाइम से हो, और जहां जितना ज्यादा काम करना जरूरी है उतना ज्यादा हो, जहां जितने कम में काम चल सकता है उतने कम में हो जाए। प्लान शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल टू कंडक्ट ऑडिट इफेक्टिवली एंड एज वेल एज efficiently in timely manner। और प्लान नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस पे बेस्ड होना चाहिए। ये भी बहुत ऑब्वियस है, हमें पता ही है कि सारी बिजनेस की नॉलेज होगी तभी कर सकते हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब डेवलप और रिवाइज करते रहेंगे इसे, और 300 स्टैंडर्ड डील करता है प्लान से। खत्म। डॉक्यूमेंटेशन हमने बात की थी, फ्लो में हमने स्टेप्स में भी बात की थी कि डॉक्यूमेंटेशन करेंगे ऐसे मैटर्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है अपने आप में। जितने भी प्रोसीजर्स हमने लगाए, जिन भी एरियाज में लगाए, खासकर मटेरियल आइटम से रिलेटेड, दैट ऑडिट वाज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद बेसिक प्रिंसिपल्स विच मींस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ताकि शील्ड प्रोवाइड करे अगर कभी कल को कोई नेग्लिजेंस का केस अराइज होता है। यहां तक बात समझ आई। A6 ऑडिट एश्योरेंस देता है इंटरनल कंट्रोल्स अकाउंटिंग सिस्टम्स एडिक्वेट हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, गेन करेगा अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ दीज, इवेल्युएट करेगा ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ताकि डिसाइड कर सके इनके ऊपर रिलाई करना है कि नहीं इन डिसाइडिंग एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। प्लानिंग, प्लान हमेशा ऑडिटर को ऐसा बनाना है जो उसे कंडक्ट करने में ऑडिट हेल्प करे एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इन टाइमली मैनर, और टाइम टू टाइम इसे चेंज करते रहना, और नॉलेज ऑफ बिजनेस के बेसिस पे बना होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं मैटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं उनको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है इन अकॉर्डेंस विद बेसिक प्रिंसिपल्स। 230 डील करता है इससे। ऑडिट एविडेंस हमने बात की थी, ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए बेटा, साई। और ये आता कहां से है साई, बाय डूइंग प्रोसीजर्स। कौन से प्रोसीजर्स, सीएसपी। सीएसपी क्या है, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। कंप्लायंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव एआरपी और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो यही बात बोल रहा है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हमें बाय परफॉर्मेंस ऑफ सीएसपी। ऑडिट एविडेंस करता क्या है, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में हेल्प करता है। यानी पहली बात इसकी आ गई और दूसरी बात इन दोनों की आ गई, ठीक। ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स जिनके बेसिस पे हम ओपिनियन क्रिएट करेंगे। कंप्लायंस प्रोसीजर्स क्या होते हैं, टेस्ट्स दैट आर डिजाइन टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, किस चीज की, कि इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलायंस पुट की जा सकती है कि नहीं, जो इफेक्ट में है, जो काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कौन से प्रोसीजर्स हैं, जो एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए क्रिएट किए गए हैं। कावा, ऑब्टेन एविडेंस एज टू कावा ऑफ डेटा प्रोड्यूस्ड, मतलब एंट्रीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड, सारी चीजों से रिलेटेड हम असर्शंस चेक कर रहे हैं एसेंशियली। तो उन असर्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए जो प्रोसीजर्स लगाए जा रहे हैं वो प्रोसीजर्स सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं। इन प्रोसीजर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेस, analysis of significant ratios and trends including resulting inquiry of unusual fluctuations and items। unusual fluctuations, ये बात मैंने आपको बताई तो थी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, सेल इंक्रीज नहीं हुई, इलेक्ट्रिसिटी
एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस इतना एग्जिस्ट नहीं करता, फिनिश प्रोडक्ट इतना एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए और आपके जो सैलरीज है वो इंक्रीज नहीं हुई। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो सैलरीज भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि अकॉर्डिंगली मैन पावर भी जो है ज्यादा लगेंगे। सो वेरिएशंस है, फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। 500 स्टैंडर्ड कवर करता है ऑडिट एविडेंस। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, दूर, ये वो लोग हैं जो दूर हैं हमसे लेकिन हम इनसे काम करवा रहे हैं। ये दूर जो है लोग, ये कौन कौन है बेटा? डेलीगेट कर रहे हैं जिनसे काम, जिनका काम हम यूज करेंगे, बट फिर भी हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस काम के लिए जो इन्होंने किया है हमारे बिहाफ पे, या जिनका काम हम ले रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिटर का काम आप किया हुआ लोगे ताकि आप काम इजिली और क्विकली कर सको। काम आप अपने इंटर्न्स को डेलीगेट करोगे ताकि काम जल्दी से जल्दी हो सके और काम डिवाइड होके, सेग्रीगेट होके सिस्टमैटिकली खत्म हो सके। सो एसेंशियली दूर का काम है। और दूर का काम में रिलायंस आपको पुट करनी है। रिलायंस पुट कब करोगे? सिर्फ जब आप एडिक्वेट स्किल्स एंड केयर, एडिक्वेट स्किल्स एंड केयर मतलब यू विल डू DSR, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, कि आप जब डायरेक्शन पूरी दे रहे हो, सुपरविजन कर रहे हो काम करते हुए, और रिव्यू भी कर रहे हो जो काम किया गया। अगर ये सब कर रहे हो आप तो रिलाई कर सकते हो, नहीं तो रिलाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मैंने काम दिया था, उसने कर दिया, मैंने मान लिया। नो, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑलवेज, नोबडी एल्स। परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स, ये भी बात हमने की हुई है। अदर्स जो होते हैं हमारे छोटे टरबाइन में हमने देखा था, बट रिस्पॉन्सिबल खुद ही रहेगा। तो या तो डेलीगेट कर रहे हो या यूज कर रहे हो वर्क ऑफ अदर्स, एंड हाउएवर खुद रिस्पॉन्सिबल रहोगे फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। क्लियर? एंटाइटल्ड टू रिलाई प्रोवाइडेड एडिक्वेट स्किल्स एंड ड्यू केयर आपने यूज की है, एंड ही इज नॉट अवेयर ऑफ एनी रीजन जिसकी वजह से उसे रिलाई नहीं करना चाहिए था। अगर कोई भी ऐसा रीजन आपकी नजर में होता तो ऑब्वियसली आप रिलाई नहीं करते, रिलाई करना छोड़ो, आप काम देते ही नहीं ऑब्वियसली। पर आपने काम करवाया, आपको बाद में पता चला इसका तो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, इसने मुझे बताया नहीं था। इनके तो फादर साहब का बिजनेस ही इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट हो रहा है, तो जो मैंने काम दिया वो ट्रांजैक्शंस भी इन्हीं की हैं और इन्होंने मुझे बताया नहीं। कंपनी का नाम मुझे तो पता नहीं था इनके फादर साहब की कौन सी है। ऐसे केस में उसका अगर इंटरेस्ट है तो मैं रिलाई नहीं कर सकता हूं, मैं उसे काम नहीं दूंगा, मैं अपनी टीम में इंक्लूड नहीं करूंगा उस पर्सन को। ऐसे केसेस में अगर मुझे बाद में पता चला तो मुझे वो सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। सो आई मस्ट नॉट हैव इन प्राइमा फेसी बिगिनिंग इनिशिएशन ऑफ दिस वर्क एनी रीजन बिकॉज ऑफ विच आई वुड नॉट हैव रिलाइड ऑन दिस पर्सन। केयरफुली DSR करेगा, जो बात मैंने ऊपर भी बताई, ऑफ ऑल द वर्क डेलीगेटेड टू असिस्टेंट्स। रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ द वर्क परफॉर्म, आई एम सो सॉरी, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा दैट वर्क परफॉर्म बाय ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स इज एडिक्वेट फॉर हिज पर्पस एज पर 600, 610, 620 जो कवर करते हैं इस टॉपिक को अदर्स से रिलेटेड। अदर्स में क्या कहता है? दूर, डेलीगेट करेगा काम असिस्टेंट्स को, यूज करेगा काम इंटरनल ऑडिटर्स और एक्सपर्ट्स का। However, continue to be responsible for the work for forming and expressing opinion on the financial statements. रिलाई कब कर सकता है? जब एडिक्वेट स्किल्स एंड केयर जो है कर रहा है, विच मीन्स DSR, एंड नॉट अवेयर ऑफ एनी रीजन जिसकी वजह से वो रिलाई नहीं करता। ऑडिटर को केयरफुली DSR करना है ऑन टू द वर्क ऑफ डेलीगेट्स, यानी पॉइंट 1, पॉइंट 2 ये पॉइंट 1 की एक्सप्लेनेशन है, ये पॉइंट 2 की एक्सप्लेनेशन है। पहले केस में DSR करेगा, दूसरे केस में रीजनेबल एश्योरेंस होनी जरूरी है कि जो ये काम दे रहे हैं वो एडिक्वेट है फॉर हिज पर्पस, एंड इनकी कॉम्पिटेंस चेक करके वो एडिक्वेट डिफाइन करता है। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ये लास्ट पार्ट है हमारा। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग क्या कहता है? रिव्यू करेंगे एंड असेस करेंगे कंक्लूजन्स ड्रॉन, यानी जिन भी लोगों ने जो जो एरियाज में काम किया है उनको रिव्यू करना है और असेस करना है कि जो कंक्लूजन ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, और अल्टीमेटली एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन दीज कंक्लूजन्स ड्रॉन। बट क्या सीधा ही ओपिनियन आ जाएगा अगर सबका इकट्ठा कर दिया कि इनके कंक्लूजन्स हैं, 90% चीजें ठीक हैं, चलो ट्रू एंड फेयर व्यू दे दें? नहीं, अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दें? नहीं। पहले आप रिव्यू करेंगे काम जिसने जितना किया है, तो डॉक्यूमेंटेशन सारी चेक की जाती है, चेक किया जाता है ओके आपने सारे पैरामीटर्स के ऊपर काम सही चेक किया है, सारी असर्शंस आपने चेक किए, अकाउंट बैलेंसेस की, ट्रांजैक्शंस की, डिस्क्लोजर्स की, उनके बेसिस पे पता चल रहा है आपको देख के। साथ में एक्सट्रैक्ट्स लगाए जाते हैं जहां बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं टू अंडरस्टैंड कि हाँ काम ठीक हुआ है। उसके बेसिस पे रिव्यू करने के बाद कंक्लूजन्स जो ड्रॉ हो चुके हैं ऑलरेडी सब आइटम्स पे, फिर ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन्स।
रिव्यू एंड असेसमेंट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन एज टू वेदर, ये सारी पुरानी बातें अब आ जाएंगी यहाँ पे। प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो कि कंसिस्टेंटली अप्लाइड है, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लाइज विद रेलेवेंट रेगुलेशंस एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ये भी हमने पढ़ा, स्टैट्यूट के हिसाब से बनी होनी चाहिए, ये भी देख लिया हमने। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मैटर्स, ये भी देख लिया। प्रॉपर डिस्क्लोजर कितनी जगह पे देख लिया हमने, डिस्क्लोजर होना जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स अ क्लियर एंड रिटन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, बहुत ऑब्वियस है। ऑडिट रिपोर्ट में और होता ही क्या, क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल सब पता चलना चाहिए क्या बताना चाह रहे हैं, अनक्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है, क्या है। रिपोर्ट शुड कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, जहां पे भी लॉ ने जो डिफाइन किया है रिपोर्ट का फॉर्मेट, वो होना जरूरी है। जब क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर आप दे रहे हो तो इंपॉर्टेंट है, और रिजर्वेशंस दे रहे हो ऑन ओपिनियन एनी मैटर, रिजर्वेशन ओपिनियन एनी मैटर इज टू बी मेड, ऑडिट रिपोर्ट शुड स्टेट रीजंस देयरऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वालिफाइड दे रहे हो, एडवर्स दे रहे हो, डिस्क्लेमर दे रहे हो, या कहीं पे कोई रिजर्वेशंस दे रहे हो कि ये पार्ट के बीच में ये एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर पैरा डाल रहे हो, वो आगे पढ़ेंगे, अभी 706 में आएगा। वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रीजंस देने जरूरी है कि मैंने क्यों कहा कि क्वालिफाइड है, विच मीन्स एविडेंस होना बहुत जरूरी है। सर्टेन एविडेंस, सर्टेन क्लियर प्रोजेक्शन ऑफ द फैक्ट कि वाई द स्टेटमेंट्स डू नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और वाई आई एम नॉट एबल टू रिप्रेजेंट अ ओपिनियन ऑन दिस, उसके कुछ प्रूफ्स होने जरूरी हैं, वो मेंशन आप करोगे ही करोगे, रीजंस। चलिए बेटा, ये भी टॉपिक हमारा खत्म हुआ। ये टॉपिक क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, आईसी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, ठीक। फिर उसके बाद हमारा आया A6, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल। फिर आया पढ़ाओ रे, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, फिर ऑडिट एविडेंस, फिर O से अदर्स और RE से रिपोर्टिंग, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। लीजिए, दिस सम्स अप आवर टॉपिक। चलिए 10 मिनट लगाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया बेटा। क्विकली देखिएगा। ऑडिट की डेफिनेशन हमने बोला 6FI, सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट irrespective of its size, legal form, where such an examination is conducted with a view to express an opinion there. Satisfaction, the person conducting this task, कौन सा टास्क, ऑडिट, should take care, किस बात की, इंश्योर करेगा कि वो रीजनेबली सेटिस्फाइड है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग एनीबडी, और इसके लिए वो ऑनेस्टली क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन करेगा अपनी, किस चीज के रिलेटेड, अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स कैसे बने हैं, ड्रॉन अप फ्रॉम द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक बात। दूसरी बात, एंट्रीज आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय साई। तीसरी बात हमने बात की, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बिन ओमिटेड, कहां से, कंपाइलेशन प्रोसेस से, और नन ऑफ द एंट्रीज दैट इज नॉट देयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज फाउंड इट्स प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इतनी बात खत्म हुई। अब कहता है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये क्लियर ऑन अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। फिर कहता है इसका मतलब क्या है, अमाउंट्स क्या होने चाहिए, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड होने चाहिए एज पर स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग के। लास्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, रिप्रेजेंट करती है ऑपरेशंस को, एसेट लाइबिलिटीज को। ओके, रेयर, ऑब्जेक्टिव क्या है, रेयर। रीजनेबल एश्योरेंस, किस बात की रीजनेबल एश्योरेंस देगा बेटा, ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इससे होगा क्या, देयर बाय एनेबलिंग हिम टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द FRF। दूसरी बात, रिपोर्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा एज पर एसेस अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स को। लेकिन रेयर एक चांस क्या होता है, लिमिटेशन आ गई, जब क्वालिफाइड ओपिनियन देना सफिशिएंट नहीं है और रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे पा रहा है, और क्वालिफाइड ओपिनियन देना इनसफिशिएंट माना जाएगा, विच मींस बहुत बड़े पैमाने की जो है लिमिटेशन लग गई है, परवेसिवनेस। तो उस केस में क्या करेगा बेटा, एसेस रिक्वायर ऑडिटर डिस्क्लेम करेगा या विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम दी ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या कहता है, कुछ एरियाज जहां पे कवर होने चाहिए, कहता है सब एरियाज कवर होने चाहिए, वो सारे एरियाज जो रेलेवेंट है टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड, वो सारे एरियाज कवर होंगे। तो क्या कवर नहीं होगा, दो बातें लास्ट की, एनीथिंग विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कंपिटेंस एंड एनीथिंग विच इंपेयर्स हिज एबिलिटी, कॉन्स्टेंट्स दैट इंपेयर हिज एबिलिटी टू गिव अ अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ये दो एरियाज बाहर निकल गए, ठीक। अब
ऑल एस्पेक्ट्स के बीच में कहता है सारी इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है ओपिनियन बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी किससे? बुक्स ऑफ अकाउंट से, विच मीन्स अंडरलाइंग बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अदर सोर्स डेटा क्या होनी चाहिए? रिलायबल, सफिशिएंट होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, सॉरी। रिलायबल सफिशिएंट का मतलब क्या है? आप इवेल्युएट करोगे किसको? अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल को, और टेस्ट करोगे, इंक्वायर करोगे और वेरीफाई करोगे। ठीक, कहां गया ये? हाँ, रिलायबल सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे असेस करेंगे? दो पार्ट से। फिर कहता है इन्फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऊपर बात की गई थी वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है। ये कैसे पता चलेगा? दो बातें से पता चलेगा। वन, कंपेयर करेंगे किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर सोर्सेज, कि इन्होंने प्रॉपर्ली समराइज किया है ट्रांजैक्शंस इवेंट्स को या नहीं, एक बात। दूसरी बात, कंसीडरिंग जजमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट जो इन्होंने लगाई हैं इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें तीन चीजें चेक करेंगे। पहली चीज, सिलेक्शन एप्लीकेशन कंसिस्टेंटली की गई है ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरी चीज, क्लासिफिकेशन सही की गई है, किस चीज की? ऑल द इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर सही किया गया। कॉन्स्टेंट्स हमने कहे थे लगेंगे जो इंपेयर करते हैं द एबिलिटी टू गिव एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, सेट आउट करेगा अपनी रिपोर्ट में, क्लियरली डिफाइन करेगा रीजंस। ए क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर शुड बी एक्सप्रेस्ड एज अप्रोप्रिएट इन दोज केसेस। प्रिंसिपल्स टू बी कवर्ड, हमने कहा था A6। A6 का मतलब क्या था? अकाउंटिंग इंटरनल, अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। DIM EOE, तो वो कहते हैं डिजाइन करो, इंप्लीमेंट करो, मेंटेन करो, हम कहते हैं बताओ। एग्जिस्टेंस है, ऑपरेशन है और इफेक्टिवनेस है। एग्जामिनेशन करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल का, ये समझने के लिए कि वो अप्रोप्रिएट है फॉर द बिजनेस और सारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही है। टेस्ट इंक्वायरीज करेंगे कि सिस्टम एक्चुअली इन ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि हमें ओपिनियन फॉर्म करना है किस बात पे? कि रिलायंस कर सकते हैं इस इंटरनल कंट्रोल के ऊपर हम या नहीं। क्यों? क्योंकि हमें रिकॉर्ड्स यूज करने हैं एज बेसिस फॉर प्रिपरेशन। जिन रिकॉर्ड्स को बनाने में ये इंटरनल कंट्रोल लगा उन पे हम रिलाई कर सकते हैं कि नहीं। ओके, सिस्टम रिव्यू की हमने बात की थी। सिस्टम एंड प्रोसीजर्स एडिक्वेट हैं और कॉम्प्रिहेंसिव हैं, यानी ये सारा का सारा सिस्टम बनाने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं एडिक्वेट हैं एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन, सेग्रीगेशन वगैरह वगैरह जो मैंने बताया, और कॉम्प्रिहेंसिव है, सारे एरियाज को कवर करता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को कवर करता है। और इंसिडेंटली अगर कहीं मटेरियल इनएडिक्वेसीज, वीकनेसेस मिली हैं तो वो ऑब्वियसली ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो अलाउ कर रही है फ्रॉड को या एरर को गोइंग अननोटिस्ड, पीडीसी नहीं हो रहा है। फिर हमने कहा बुक्स एंड स्टेटमेंट्स। बुक्स एंड स्टेटमेंट्स की तो बात ही सिंपल थी, कंपेयर करेंगे बुक्स को, विच मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट P&L को, किससे? अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स से, ये देखने के लिए कि उनके अकॉर्डिंग ही बनाई गई हैं। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की थी, दो प्रिंसिपल्स, वन रेवेन्यू कैपिटल, सेकंड पीरियड, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में ही एक्सपेंडिचर या इनकम अमाउंट जा रहा है। एसेट्स वेरिफिकेशन करेंगे, टेवा। लाइबिलिटीज वेरिफिकेशन करेंगे। फिर वेरिफिकेशन क्या कहता है? ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी चेक करेंगे ट्रांजैक्शन की बाय मेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करनी पड़ेगी हमें, किसकी? पोस्टिंग और बैलेंसेस की। ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे पता चलेगा? कुछ एक मिस हो गया क्या? नहीं, सब कुछ कवर्ड है। ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे पता चलेगा? रिजल्ट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सी वेदर रिजल्ट शोन आर ट्रू एंड फेयर। तो बहुत ऑब्वियस है, बेसिक बात। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के मुताबिक होना चाहिए। कंफर्मेशन लेंगे कि सारी की सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइड विद। रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट पर्सन ही की जाएगी whether the statements of account examined actually reveal true and fair view of the state of affairs and operations. Definition में assertion की बात की थी, management की representation है implied explicit that they are embodied in the financial statements and are used by the auditor in the different types of potential misstatements that may occur to consider. फिर हमने बात की ERCV, existence, rights and obligations, completeness और valuation allocation. Types of audit हमने कहा legally allowed है, legally मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है, बट दो टाइप्स में डिफाइन किया है इसको, एक लीगल और एक वॉलंटरी। अंडर लॉ जो है वो क्या? CBO, कंपनी, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव, चैरिटेबल। बी, ये भी कंपनी की दो टाइप्स हैं, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, और अदर टाइप्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज। वॉलंटरी कौन कौन करवाएगा? पीपीएच करवाता क्यों है? पीपीएच के ऊपर कोई लॉ का है स्टिपुलेशन? नहीं, लॉ ने नहीं डिफाइन किया, नो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट।
बट इंटरनल रूल्स की वजह से करवा सकता है। एक दो, गवर्नमेंट जब ग्रांट दे रही है तो उसके लिए करवाना पड़ सकता है, और ऐसा मोटिव है सभी का करवाने का कि एडवांटेजेस होती हैं बहुत सारी जो फ्लो करती हैं, इसलिए करवाया जाता है। खासकर रीजन जिसकी वजह से पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप जरूर करवाती है ऑडिट। कौन सी एडवांटेजेस हैं बेटा? टैप स्क्वायर, बीएमसी। टैप स्क्वायर में क्या है? ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट, वेजेस, बोनस, कैलेमिटी से रिलेटेड क्लेम्स। टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए ऑडिटेड स्टेटमेंट्स काम आती हैं, क्रेडिट वर्दिनेस इवेल्युएट करने में, और परचेज कंसिडरेशन भी। असिस्टेंस टू गवर्नमेंट या फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स। ऑडिटेड किस लिए? असिस्टेंस देने के लिए या इशू करने के लिए लाइसेंस फॉर एनी ट्रेड। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट किसका? क्योंकि हमने बात यहां पे की, लाइसेंस दिया जा रहा है जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्रिस्टल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या? सेफगार्ड दे रहे हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट और ऑफ ए पर्सन। कौन से पर्सन? जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जैसे पार्टनर, शेयर होल्डर, बैंकर, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, अदर पीपल एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज। पार्टनर की बात की तो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या कहता है? ऑडिटेड अकाउंट्स आर ग्रेट हेल्प in settlement of accounts, valuation of goodwill in case of retirement and death, appraisal, as an appraisal, ए ऊपर वाला मिस हो गया हमारा। appraisal का मतलब होता है रिव्यू, रिव्यू कर रहे हैं हम किसका? existence operation of various controls in firm and report inadequacies to the management, management क्या करेगी? एक्शन लेगी। books of accounts, necessary books of accounts and allied records, other documents have been properly kept, and also it helps to fill this deficiency or make this deficiency good, which means अगर नहीं मेंटेन किए तो ऑडिट करवाने के लिए मेंटेन करने पड़ेंगे, इसलिए ये भी आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है। मोरल चेक, एम्प्लॉइज को एम्बेजलमेंट डिफिल्केशन में स्टॉप करने के लिए ये बहुत ज्यादा काम करता है। डिफिल्केशन एम्बेजलमेंट में मैं डिफरेंस आपको बताया नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। डिफिल्केशन होता है जब मेजरली आपके टॉप मैनेजमेंट वाले लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने मिस यूटिलाइज किए फंड्स और उसके बाद अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया ताकि पता ही ना चले किसी को भी। दिस इज डिफिल्केशन, विच मीन्स यू मिस यूटिलाइज द फंड्स एंड देन you have hidden all the financial statements in a manner or you have manipulated them in a manner ताकि किसी को पता ना चले। एम्बेजलमेंट छोटे लेवल पे, कोई एम्प्लॉय जब किसी फंड को यूज कर रहा है, कोई कैश उठा के लेके जा रहा है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है अपने पर्पस के लिए, जो बहुत छोटे लेवल पे है, तो उसे एम्बेजलमेंट कहा जाता है। डिफिल्केशन बड़े लेवल पे होता है। कंट्रोल ओवर इनएफिशिएंसी, यूजफुल है वेस्टेजेस को पता करने में, वेस्टेजेस इन लॉसेस, और डिफरेंट वेज बताता है जिससे वेस्टेजेस लॉसेस को चेक किया जा सकता है, एज वेल एज एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स चेक्स एट सर्टेन प्लेसेस भी पता चलता है। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, ए6 का आईसी लगेगा यहाँ पे, IOI, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी साहस, ऑब्जेक्टिविटी फेयर, प्रिजुडाइज बायस, और इंडिपेंडेंस बी एंड फ्री, बी एंड अपीयर टू बी फ्री। ठीक है बेटा, इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन जो आपको डिस्क्लोज की गई है, किसी और को डिस्क्लोज कभी नहीं करोगे एक्सेप्ट विद अथॉरिटी, या गवर्नमेंट ने जब कर दिया, या लॉ या प्रोफेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आईसी की बात कर ली, फिर A6 आईसी में भी एक एडिशनल सी था हमारा, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस कहता है परफॉर्म एंड रिपोर्ट होगा ऑडिट बाय पीपल, कौन से पीपल? ड्यू प्रोफेशनल केयर के साथ होगा, बाय दोज पीपल हु हैव एडिक्वेट व्हाट? टैक्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस। रिक्विसाइड क्वालिटीज ये तीन कहां से आएंगी? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ GTPC, जनरल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एंड लास्ट में कंटिन्यूइंग अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट्स एंड रेगुलेशन, स्टैट्यूटरी जो भी चेंजेस आ रहे हैं। A6 आईसी का कंटिन्यूशन, A6 क्या कहता है बेटा? फिर से वही वाली बातें पुराने वाली, कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल है वो कंट्रीब्यूट करता है आपकी एश्योरेंस पे, ऑडिट एश्योरेंस दैट अकाउंटिंग आपका एडिक्वेट है सिस्टम और सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है। ऑडिटर ये गेन करता है अंडरस्टैंडिंग, जरूरी है गेन करे ये अंडरस्टैंडिंग अबाउट अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल्स, और ये वो स्टडी इवेल्युएट करेगा ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल जिन पे वो रिलाई करना चाहते हैं एंटिटी डिफाइन करने के लिए। प्लानिंग, ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क जिससे कंडक्ट कर सके ऑडिट इन इफेक्टिव एफिशिएंट टाइमली मैनर। प्लान शुड बी डेवलप्ड फर्दर एंड रिवाइज्ड जैसे जैसे जरूरत होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। डॉक्यूमेंटेशन, मैटर्स जो इंपॉर्टेंट हैं एज एविडेंस, उनकी डॉक्यूमेंटेशन होनी जरूरी है ताकि वो एज प्रूफ अपने पास रख सके, एज पर द बेसिक प्रिंसिपल्स क्रिएट करेगा। पढ़ाओ रे में आ गया ये। ए में ऑडिट एविडेंस कहता है साई होना चाहिए, CSP को यूज करके बनता है। फिर ऑडिट एविडेंस के बारे में कहता है ये रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए यूज किए जाते हैं और इनसे फर्दर ओपिनियन बनता है। CSP के बीच में कहता है कंप्लायंस प्रोसीजर्स, टेस्ट डिजाइन टू चेक द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट डिजाइन टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस के इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं जिन पे रिलायंस पुट करना चाहता है वो पता चल जाए।
और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन एविडेंस, कंप्लीटनेस, कावा, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी ऑफ डेटा प्रोड्यूस्ड बाय द अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें फर्दर दो बातें बोलता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट बैलेंसेस और एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज ट्रेंड्स, जिनसे रिजल्टिंग इंक्वायरी हो सकती है ऑफ अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आइटम्स। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, ऑडिटर दूर डेलीगेट कर सकता है अपना काम, यूज कर सकता है काम ऑफ अदर्स, बट रिलाय सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल खुद रहेगा, कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। रिलाय कब कर सकता है? आर फॉर रिलाय, दूर में रिलाय। रिलाय कब कर सकता है? जब स्किल एंड केयर यूज की है और अवेयर नहीं है ऑफ एनी रीजन जिसकी वजह से उसे रिलाय नहीं करना चाहिए था। अब दो लोग जिनको काम दिया है और जिनसे काम लिया है, जिनको दिया है उनसे रिलेटेड कहता है डीएसआर करो, जिनसे लिया है, जिनका काम लिया है, कहता है रीजनेबल एश्योरेंस लो कि उनका काम आपके लिए एडिक्वेट है। ऑडिट कंक्लूजन्स, रिव्यू असेस करेगा कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट, एविडेंस ऑब्टेन्ड, और उसके बेसिस पे एक्सप्रेस करेगा अपना ओपिनियन। इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसिस्टेंटली अप्लाई किए गए हैं। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलेशन के मुताबिक और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाई गई है। तीन बातें हैं यहाँ पे। रिव्यू असेसमेंट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन तीन चीजों पे, एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली अप्लाई किए गए हैं, लॉज को फॉलो किया गया है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लॉज एंड एडिक्वेट मटेरियल मैटर्स पे डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स। क्लियर एक्सप्रेशन होती है रिपोर्ट ऑफ हिज ओपिनियन एंड कंप्लाई करनी चाहिए विद लॉ। तीन तरह के अगर ओपिनियन दे रहे हो तो उसमें रीजन भी दो। खत्म बेटा। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले